तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 101 के साथ हाजिर हूं। काफी अरसे के बाद दोबारा नए चैप्टर्स आए हैं। तो हो सकता है कि आप पीछे वाले चैप्टर्स भूल गए हो, तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूं कि हमारा योंगम्योंग जो होता है वो डीमन एम्परर से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, यानी डीमन किंग से फाइट करने के लिए उनकी टेरिटरी में घुस चुका होता है, जहां पर एंड के पर वो पॉइजन जैंग फैमिली के अंदर होता है, मास्टर जैंग के साथ फाइट कर रहा होता है। मास्टर जैंग वहां पर एक स्पेशल पिल को यूज करता है जो कि उसकी सेंसेस को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर लेता है। तो हमारे योंगम्योंग की सेंसेस वहां पर बहुत ज्यादा तेज हो चुकी होती है। वो एक निर्वाणा पील होती है जो कि जख्मों को हील करने के लिए होती है, जिसकी वजह से सेंसेस बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। योंगम्योंग अब यहाँ पर उसी का फायदा उठाते हुए अपनी पावर लेवल्स को इंक्रीज कर लेता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर हर एक चीज को बहुत ही क्लियरली देख सकता हूँ। जबकि मास्टर जैंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर निर्वाणा पिल के साइड इफेक्ट्स को इतनी आसानी के साथ कवर कैसे कर लिया, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आज से पहले यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। तो योंगम्योंग उसे कहता है कि कोई नहीं कर पाया तो फिर मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया। और इसी के साथ ही योंगम्योंग वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस पिल के इफेक्ट्स की वजह से मुझे ये फायदा मिला है कि मेरी सेंसेस बहुत ज्यादा तेज हो गई और मेरी देखने की स्पीड और मेरी बाकी की सेंसेस भी तेज हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपने इस फाइनल मूव को यूज करके देखूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करता रहा हूं। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर जैंग कहता है कि मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूं, मैं यहाँ पर इस लड़के को ये नहीं करने दे सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉइजन जैंग फैमिली गिरेगी तो डीमन किंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और अगर हम बच भी गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ ही वो एक फॉरबिडन टेक्निक को यूज करता है और अपनी पूरी बॉडी को डिमोनाइज कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि चलो फिर आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है। हमारा योंगम्योंग कहता है कि इससे पहले कि निर्वाणा पिल के इफेक्ट्स खत्म हो जाए मुझे इस फाइनल टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग वहां पर थोड़ा होकर थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करता है, सोचना स्टार्ट करता है। हमारा योंगम्योंग कहता है कि मेरी वो वाली जो टेक्निक है वो तो पहले से यहाँ पर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन पहले मेरे पास इतनी स्पीड नहीं था, ना ही मैं कभी इस तरह की स्पीड को अचीव कर पाता। वो इनकी निर्वाणा पिल की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि मेरी जो सेंसेस है बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। और हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर अपनी फाइनल मूव को यूज करने लगा। वो एक बहुत ही पावरफुल मूव होता है जिससे वो वहां पर मल्टीपल कट्स लगाने वाला है। जैसे वो अपनी तलवार को वहां पर सामने की तरफ करता है, लेकिन वो अपनी तलवार को घुमाएगा नहीं, उसका डैगर उसके हाथ में होता है। मास्टर जैंग उसके करीब पहुंच जाते हैं। मास्टर जैंग के उसके करीब पहुंचने के बाद हमारा योंगम्योंग एक स्पेशल टेक्निक जिसे सिमल्टेनियस स्वर्ड मैनिफेस्टेशन काउंटलेस टेक्निक कहते हैं उसको रिलीज करता है। अपने डैगर को घुमाए भी नहीं, वहां पर इतनी सारी स्ट्राइक्स लगती है कि वो बहुत ही छोटी छोटी मल्टीपल स्ट्राइक्स होती है और मास्टर जैंग की बॉडी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है और वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ ही ना सिर्फ उनकी बॉडी बल्कि आसपास के उनकी पूरी फैमिली का जो एरिया आता है वो सारे का सारा उस टेक्निक के साथ हिट होने के बाद ध्वस्त हो जाता है और पूरी की पूरी फैमिली में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचता। और वहां पर सभी को डिस्ट्रॉय करने के बाद जिंगू स्नेक उसे कहता है कि लड़के तुमने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज किया है, जहां पर तो एक भी लाइफ फॉर्म जिंदा नहीं बची, तुमने सभी को मार डाला है। लगता है कि तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। क्या इनमें से किसी एक को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था ताकि हम लोग उसके पास इन्फॉर्मेशन ले सकते। तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है कि हमें किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे इस वक्त सामने उस पहाड़ी के पीछे से बहुत ही जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि डीमन एम्परर इस वक्त वहीं पर, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं इनके डीमन किंग से फाइट करने के लिए। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर से सीधा सामने की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ डीमन किंग को दिखाता है कि वो अपनी चेयर के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि लेफ्ट और राइट एनवॉय अभी तक वापस नहीं आए, उन्हें काफी ज्यादा देरी हो रही है। हालांकि मैंने यहाँ पर उन दोनों से कहा भी था कि ध्यान रखना, मास्टर कुनलुन और साथ में दूसरा मास्टर ताइहो वो दोनों बहुत ही बुरी हालत में थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि वो दोनों जो थे वो अपनी पावर्स को खो चुके हैं। तो राइट एनवी और लेफ्ट एनवी को अभी तक उन दोनों को मारकर वापस आ जाना चाहिए था। हालांकि मैंने यहाँ पर इसको भी नजर में रखा था कि अगर वहां पर हिवनली लाइट्स यानी कि हिवनली राइट के अलायंस की तरफ से कोई मदद आ भी जाती है तब भी यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट एनवी जो है उन लोगों को हराकर उन दोनों को मारकर जल्दी से वापस आ जाए, क्योंकि मैंने लेफ्ट एनवी के पास एक तलवार छोड़ी थी। उस तलवार के अंदर मैंने एक बहुत ही डेडली इवल स्पिरिट को डाल दिया था ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो यहाँ पर उस स्पिरिट की मदद से उन टेक्निक्स को मात दे सके जो कि हिवनली राइटियस अलायंस की तरफ से जो मास्टर उनके पर यूज करने वाले हैं। अगर वहां पर टेंपल की तरफ से मास्टर जॉन जो कि वाजरा बॉडी में स्पेशलिस्ट है वो भी आ जाते हैं तब भी यहाँ पर लेफ्ट एनवी को उसकी वाजरा बॉडी टेक्निक को तोड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी तक वो लोग वापस क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा देर हो रही है। और इसी के साथ ही डीमन किंग को वहां पर एनर्जी महसूस होती है कि जैंग फैमिली की जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी डेसिपेट हो चुकी है। और इसी के साथ ही माउई भी भागती वहां पर आती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड बहुत ही बुरी खबर है, पॉइजन मास्टर जैंग फैमिली में कुछ हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद उसे शांत करवा देते हैं और कहता है कि मुझे पता है, मैंने सब कुछ सेंस कर लिया है, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जाओ अपने मास्टर्स को इकट्ठा करो और नीचे जाकर कहीं पर छुप जाओ कि वो जो भी है जिसने पॉइजन जैंग फैमिली को खत्म किया है वो आगे इसी तरफ आगे बढ़ा है। अगर वो वहां पर नहीं रुकता तो फिर यहाँ पर आकर अटैक करेगा और तुम सभी को यहाँ पर से जाकर छुपना होगा। साथ ही वो अपनी पावर्स को भी रिलीज करता है और कहता है उन लोगों को ये सबक सिखाना पड़ेगा कि डीमन सेक्टर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें क्लोज डोर ट्रेनिंग का दिखाया जाता है, जहां पर उनचान एक स्पेशल
स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मास्टर उसे वहां पर छोड़कर आए थे और वहां पर वो एक स्पेशल टेक्निक जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा था। उसकी बॉडी बार बार डिस्ट्रॉय होती है और बार बार रीबिल्ड होती है, जिसकी वजह से फाइनल फॉर्म में, यानी कि उसकी जो फाइनल फॉर्म होगी उसके बाद वो एक कंप्लीट एक्सट्रीम डीमन बन जाएगा। लेकिन वो दर्द जो होता है और प्रेशर होता है वो वहां पर फेस नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि इतना पावरफुल प्रेशर मेरे पर अभी पड़ा है, हालांकि मास्टर यहाँ पर ये प्रेशर छोड़कर कब के चले जा चुके हैं। अगर मेरे पास मेरी रिजनरेटिव पावर्स नहीं होती तो मुझे यहाँ पर यह दर्द महसूस भी नहीं होता और मैं यहाँ पर कब का ये सब कुछ बर्दाश्त कर चुका होता। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो मैं एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। फिर साथ ही वो टैंक योंगम्योंग को याद करता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, मैं योंगम्योंग को मारने के लिए कर रहा हूँ। उस कमीने से मैं आगे निकलना चाहता हूँ, तो मुझे इसे बर्दाश्त करना ही होगा। और इसी के साथ ही वहीं पर बैठ जाता है, शांत होकर वहां पर बैठ जाता है। हालांकि उसे अभी भी दर्द हो रहा होता है। इसी के साथ उसका सर उड़ जाता है, कभी उसके बाजू उड़ जाता है, कभी उसकी टांगे उड़ जाती हैं, यानी उसकी पूरी बॉडी वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही होती है, रीबिल्ड हो रही होती है। उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, लेकिन वो अभी इमॉर्टल नहीं है। इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो नई शेप में आ जाती है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर नए मसल्स आ जाते हैं और इस बार अब जहां पर उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा होता, ना ही उसकी बॉडी वहां पर फूट रही होती है। इस बात से वो भी काफी हैरान होता है और कहता है क्या मैं जहां पर एक्सट्रीम डीमन राम में पहुंच गया, क्या मैंने जहां पर इसको अचीव कर लिया है। और साथ ही वहां पर जो डियर मास्टर होता है उसे कहता है कि बैंग रॉक, तो बैंग रॉक बाहर निकलता है और कहता है जी मास्टर आपने मुझे बुलाया। तो वो उसे कहता है कि मुझे बताओ कि मैं कितने दिन से यहाँ पर हूँ। तो वो कहता है कि मास्टर आप पिछले 15 दिन से यहाँ पर हैं। तो ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे सिर्फ 15 दिन लगे, 15 दिन में मैंने यहाँ पर अपने लिए एक्सट्रीम डीमन लेवल को अचीव कर लिया है, जो तो बहुत ही अच्छी बात है। वह साथ ही उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ आसपास के एरिया को क्या हुआ, क्या मेरी बॉडी से निकलने वाली पॉइजनस एनर्जी से हुआ है। तो वो कहता है जी मास्टर आपकी बॉडी से निकलने वाली पॉइजनस एनर्जी से ये सब कुछ हुआ है। तो मूनचान कहता है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अपने कपड़े पहनकर जल्दी से मास्टर से मिलने के लिए जाना चाहिए। कल्ट लीडर इस वक्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर साथ उसे आसमान के ऊपर से जबरदस्त बादल दिखाई देते हैं और उनके अंदर से लाइटनिंग निकल रही होती है। तो वो कहता है कि ये अचानक से ठंडक क्लाउड्स कहां पर से आ गए, मैंने पहले तो यहाँ पर इस तरह का वेदर चेंज होते हुए नहीं देखा। तो बैंगरॉक से वो पूछता है बैंगरॉक क्या हो रहा है। तो बैंगरॉक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि 10,000 डीमन लीडर यहाँ पर अपीयर होने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद मूनचान उसे कहता है क्या डीमन कल्ट लीडर यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो कहता है नहीं, डीमन कल्ट लीडर की बात नहीं हो रही। डीमन कल्ट लीडर के ऊपर भी एक सुप्रीम बीइंग है, यानी कि उनका भी एक मास्टर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे 10,000 डीमन लीडर कहते हैं, वो यहाँ पर अपीयर होने वाला है। और मूनचान इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ही आसमान के ऊपर से गॉड लाइक फिगर जो होता है वो नीचे उतरता है, हालांकि वो से एक डीमन एम्परर ही होता है। तो वहां पर से नीचे उतरता है और वहां पर उसके सामने आ जाता है। तो बैंगरॉक उसे कहता है कि यही है हीवनली डीमन, ये हमारा हीवनली डीमन है जो कि डीमन एम्परर तुम्हारे डीमन मार्लिनी कल्ट लीडर का भी मास्टर है। तो मूनचान सोच रहा होता है कि वाकई में यहाँ पर एक और पावरफुल एग्जिस्टेंस है जो कि हमारे कल्ट लीडर से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और जहां पर हम लोग अपने एपिसोड 101 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये वाला हीवनली डीमन जहां पर क्यों अपीयर हुआ है। तो एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मूनचान जहां पर ट्रेनिंग कर रहा होता है वहीं पर हीवनली डीमन अपीयर होता है जो कि कल्ट लीडर का भी लीडर होता है। जैसे ही वहां पर अपीयर होता है, इसी के साथ ही बैंगरॉक वहां पर अपने घुटने टेक देता है और उसे रिस्पेक्ट देता है। तो मूनचान इस बात से हैरान होता है और कहता है कि बैंगरॉक जब लास्ट टाइम कल्ट लीडर यहाँ पर आए थे इसने उसके सामने घुटने नहीं टेके थे, लेकिन अब इसके सामने घुटने टेक रहा है। आखिर यहाँ पर इसका ओहदा कितना ज्यादा हाई हो सकता है, यानी इसकी पोजीशन कितनी हायर होगी। तो इसी के साथ ही वो हीवनली डीमन जो होता है वहां पर उसके सामने अपीयर होता है और सामने अपीयर होने के बाद उसकी तरफ देखता है कि मूनचान उसके सामने घुटने नहीं टेक रहा। मूनचान उसी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि जैसे जैसे ये बंदा मेरे करीब पहुंच रहा है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ ही वो हीवनली डीमन अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जब यहाँ पर डीमंस का किंग उनके सामने अपीयर हो तो सभी को यहाँ पर उसके सामने अपने घुटने टेकने चाहिए। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी के सेंटर वाले हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां पर एक बड़ा सा होल हो जाता है और इसी के साथ ही वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि हम अब वहां पर उसकी बॉडी नीचे गिर चुकी होती है, उसके कदमों में पड़ी होती है। तो वो उसे कहता है कि एक डीमन की, एक लो लाइफ डीमन की यही औकात है कि वो मेरे सामने इसी तरह से ग्राउंड के ऊपर गिरा हुआ होना चाहिए और उसका सर झुका हुआ होना चाहिए। तो इसी के साथ ही मूनचान जो होता है उसकी बॉडी वहां पर रीजनरेट होना शुरू हो जाती है और वो सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ को सामने किया और मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब जय चाहे तो मेरी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आखिर ये बंदा कौन है? मुझे लगता है कि इसे इंसान कहना गलत होगा, ये वाकई में एक डीमन गार्ड है। तो हीवनली डीमन जो होता है वहां पर बैंगरॉक से कहता है कि बैंगरॉक मैं यहाँ पर इस एरिया में एक ऐसे इंसान को क्यों देख रहा हूँ जो कि हमारी ब्लड लाइन से भी नहीं है। और ये बंदा
तो जियोन की ब्लड लाइन से भी नहीं है, फिर यहाँ पर इस जगह के ऊपर इसका क्या काम है। तो ये बात सुनने के बाद बैंगरॉक उसे कहता है कि सर ये हमारे करंट मास्टर हियोन जियोन का डिसाइपल है, वो यहाँ पर इसे पर्सनली छोड़कर गए हैं इसे ट्रेनिंग के लिए। तो वो कहता है अच्छा तो ये उसका डिसाइपल है, लेकिन ये एक बहुत ही लो लेवल बीइंग है, यानी कि ये हमारे डिमोनिक कल्ट का सेक्टर का हिस्सा भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा मूनचान जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, उसकी बॉडी वहां पर रीजनरेट हो जाती है। ये देखने के बाद हिमली डीमन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अनयूजुअल है, लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया है, लेकिन मुझे तुम्हारा यहाँ पर मुझे घूर कर देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है। और इसी के साथ ही मूनचान उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही लो लाइफ का डीमन हूँ, जो कि यहाँ पर हिमली डीमन को रिस्पेक्ट देता हूँ, डीमन गार्ड प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करिएगा। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम्हें थोड़ी सी तमीज तो आई। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पर डायरेक्टली मेरा नाम लिया है जिसकी वजह से मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं हर किसी को यहाँ पर हर गलती के ऊपर सजा तो नहीं दे सकता। और इसी के साथ वो फिर से अपनी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी को वहां पर क्रंच करना स्टार्ट करता है, जिससे उस बेचारे की हड्डियां फिर से टूट जाती हैं। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर एक ऐसी आर्ट को मास्टर किया जिससे तुम अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये रीजनरेशन वाली एबिलिटी मेरे सामने टिक सकती है? मैं हिमली डीमन हूं और मैं चाहूं तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, जिसके बाद तुम्हारी ये टेक्निक बेकार हो जाएगी, क्योंकि ये टेक्निक रीजनरेशन एबिलिटी तुम्हें तभी देती है जब तुम डिमोनिक एनर्जी को यूज करते हो, और इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे सामने इतनी अक्कड़ दिखा रहे हो। फिर साथ ही वो उसकी पूरी बॉडी को वहां पर एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी कुछ ऐसा है जो कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, लगता है कि तुम यहाँ पर किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, जिसकी वजह से तुमने स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया जिसे कोई दूसरा मास्टर नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं यहाँ पर जान सकता हूँ कि तुम इतनी ज्यादा नफरत किससे करते हो? चलो जरा मुझे देखने दो। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और अपनी उंगली को उसके माथे के अंदर डालता और कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मेमोरीज के अंदर झांक कर देखूंगा। तो जब वो उसकी मेमोरीज के अंदर झांक कर देखता है तो वो कहता है कि तुमने यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइजन और साथ में तुमने यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जीज को अपने ब्लड के अंदर इन्फ्यूज कर लिया हुआ है, तुम्हारे पास यहाँ पर इमॉर्टल बॉडी आर्ट है जिसकी मदद से तुम्हारी बॉडी यहाँ पर काउंटलेस टाइम रीजनरेट हो सकती है, लेकिन ये कंप्लीट इमॉर्टैलिटी नहीं है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तो उसी के साथ उसे वहां पर टैंग जियोंग म्योंग ही नजर आता है। तो वो कहता है अच्छा तो ये वो बंदा है जिसको तुम मारना चाहते हो, जिसे तुम आगे निकलना चाहते हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर एक्सट्रीम मेजर्स कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वहां पर टैंग जियोंग म्योंग की इमेज देखता है तो उसी के साथ उसे इनविजिबल गैस दिखाई देता है। आज से पहले टैंग जियोंग म्योंग का जो एंसेस्टर था कभी वो भी हिमली डीमन के साथ फाइट कर चुका है। तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि वो लड़का जो है उसी बंदे का डिसेंडेंट है। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, लगता है कि हम दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। और तो अब जबकि तुम यहाँ पर मास्टर जियोन के पर्सनल डिसाइपल हो तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। इसी के साथ ही वो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना एक ब्लड ड्रॉप दूंगा, मेरा ब्लड ड्रॉप इतना पावरफुल है कि तुम्हें यहाँ पर असली में इमॉर्टैलिटी मिल जाएगी। अभी फिलहाल के लिए तो तुम मर सकते हो, लेकिन जब तुम्हें यहाँ पर मेरा ब्लड ड्रॉप मिल जाएगा तुम्हारी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाएगा, फिर तुम कभी मर नहीं पाओगे। चाहे तुम्हें कितनी बार, चाहे तुम्हें कितने छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों ना काट दिया जाए, तुम दोबारा से अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, दोबारा से जिंदा हो सकते हो। और जैसे वहां पर उसको फुल पावर्स मिल जाती हैं तो वहां पर जो बड़ा सा गेट था जिसे पहले जो खोलकर अंदर गए थे वो भी टूट जाता है। और उसके टूटने के बाद हमारा जो मूनचान होता है वो डेजर्ट में बाहर निकल आता है। वहां से निकलने के बाद वो कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर उस हिमली डीमन ने अपनी पावर्स दे दी हैं। फिर साथ उसे वहां पर दो पावरफुल एनर्जीज महसूस होती हैं। तो वो कहता है लगता है कि मेरी सेंसेस भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, मुझे तो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज महसूस हो रही हैं जो कि यहाँ पर सीधी कल्ट लीडर की तरफ आगे बढ़ रही हैं। लगता है कि वो मेन हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है? इसी के साथ हमें यहाँ पर एक कहानी सुनाई जाती है हिमली डीमन की। आखिर हिमली डीमन कैसे बना था? तो वो मिंग सेक्टर का पैट्रियार्च हुआ करता था। कभी यहाँ पर इस डायनेस्टी के अंदर एक मिंग सेक्टर हुआ करता था जो काफी ज्यादा प्रॉस्पर था। मिंग डायनेस्टी का जो पैट्रियार्च था उसने यहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा मदद की थी। वो एक अच्छा इंसान था और सभी लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो जब सभी लोगों ने वहां पर उससे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, सभी लोगों को उसके ऊपर पूरा भरोसा था। उस वक्त मिंग फैमिली जो थी अपने राइस बार थी और सभी लोग उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये बात जो थी ये एक दूसरे बंदे को पसंद नहीं आई जो कि उस वक्त का एम्परर था। एम्परर क्योंकि हमेशा से यही चाहते हैं कि कभी भी दूसरा सेक्टर या फिर दूसरे किसी इंसान की जो पॉपुलैरिटी उनसे ज्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि उनकी गद्दी जाने का खतरा होता है। इसी वजह से एम्परर ने वहां पर उसके नीचे जितने लोग थे सभी को मरवा डाला और साथ ही मिंग फैमिली के सभी लोगों को मरवा दिया। लेकिन पैट्रियार्च जो था वो कैसे जैसे तैसे करके वहां पर बच गया। तो पैट्रियार्च के बचने के बाद उसने यहाँ पर इनसे बहुत ज्यादा नफरत करना शुरू कर दी, क्योंकि पैट्रियार्च के दिल में जहां पर प्यार और मोहब्बत था लोगों के लिए, वहां पर अब सिर्फ एम्परर के लिए नफरत थी, जिसकी वजह से इस नफरत ने उसे इस हद तक मजबूर किया कि वो एक्सट्रीम डीमन लेवल पर पहुंच गया। उस वक्त पैट्रियार्च जियोन को इस बारे में पता चला कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको यहाँ पर सबसे ऊपर खड़ा रख सकती है और वो स्ट्रेंथ है। अगर दूसरे यहाँ पर आपको मारना चाहते हैं तो आपको पहले उन्हें मारना होगा। लेकिन उसको ये स्ट्रेंथ कहां से मिल रही थी? वो स्ट्रेंथ से मिल रही थी लोगों की आस्था से। लोगों को उसके ऊपर जो यकीन था वो यकीन जो था वो पावर में बदल गया। और जहां पर एक गार्ड जो क्या है वो गार्ड भी तो यही
यही करते हैं कि गार्ड्स के लोग जो होते हैं, जिन्हीं गार्ड्स की जो पूजा की जाती है तभी उन्हें पावर्स मिलती है। इसी तरह से यहाँ पर ये काम करता है। तो डीमन एम्परर जो होते हैं उन्होंने यहाँ पर इसी फलसफे को आगे बढ़ाया। जो डीमन किंग इस वक्त है, डीमन किंग ने यहाँ पर इस फलसफे को आगे बढ़ाने के लिए डिमोनिक सेक्टर की बुनियाद रखी थी। तो मास्टर जियोन जो थे यानी हिमालय डीमन, उन्होंने यहाँ पर कल्ट लीडर बनाया और कल्ट को बनाने के बाद उनको सिर्फ एक मिशन दिया कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा फॉलोअर्स को इकट्ठा करना है, जितना हो सके फॉलोअर्स को डिमोनिक सेक्टर में लेकर आओ ताकि वो यहाँ पर आकर मेरी पूजा करें, उसके बाद मैं एक असली का गार्ड बन जाऊं। फिलहाल के लिए जो सेक्टर लीडर है उनका भी मेन ही मकसद है, उनका भी यही मकसद है कि उन्हें यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर अटैक करना है, यानी टैंक फैमिली और उसके बाकी की सारी फैमिलीज के ऊपर अटैक करके उन सभी को कल्ट का हिस्सा बनाना है ताकि उन सभी लोग जो है वहां पर अपने जो हिमनली डीमन है उसकी पूजा करना शुरू कर दे, जिसके बाद वो एक असली गार्ड बन जाए। जितनी ज्यादा उसकी पूजा की जाएगी उतनी ज्यादा उसे पावर मिलेगी। तो कल्ट लीडर वहां पर बैठे बैठे ये सोच रहे होते हैं कि हमारे दिन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं जब हम सभी लोगों को यहाँ पर गार्ड की तरह रेफर किया जाएगा, लेकिन हमारा टैंक जोंगम्योंग उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि लेकिन हमारे रास्ते में एक रुकावट है, हिमालय राइडियस अलायंस का लीडर इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। तुम्हारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर गार्ड बनने के लायक हो? तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ही गंदी नाली के कीड़े और तुम सब लोग दूसरों को मारना चाहते हो और उनके बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को डालना चाहते हो, और मैं यहाँ पर तुम सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ। मैंने लेफ्ट और राइट एनवाइज पहले से मार चुके हैं और मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी तुम्हें भी उन दोनों के पास भेजने वाला हूँ और तुम भी उनको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो वो कहता है क्या वाकई में तुमने उन दोनों को मारा है? तो हमारा जोंगम्योंग कहता है कि लगता नहीं है कि तुम सभी लोग इतनी आसानी से मानोगे, तो पहले मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैंने उनको मारा और उसके बाद तुम्हें यकीन आएगा। और इसी के साथ ही जोंगम्योंग वहां पर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। जब वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है लीडर की बॉडी वहां पर से दो हिस्सों में कट जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होती है। तो जोंगम्योंग को भी पता होता है, वो कहता है ये कल्ट लीडर है, इतनी आसानी के साथ तो मरने वाला नहीं है। तो कल्ट लीडर ने वहां पर एक तलिस्मन को यूज किया होता है, क्योंकि कल्ट लीडर जो है वो डिमोनिक एनर्जी के साथ साथ वहां पर तलिस्मन को यूज कर रहे होते हैं, जो कि उनके एक महान काले जादू के मास्टर ने बनाई होती है। उनके पास एक बहुत ही महान जादूगर था जो कि उनको यहाँ पर अपनी लेगेसी देकर गया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 102 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जोंगम्योंग कल्ट लीडर को कैसे हरा पाएगा और इन दोनों की फाइट कैसी होने वाली है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोंगम्योंग वहां पर कल्ट लीडर से फाइट करने के लिए उसके सामने खड़ा होता है। तो इसी के साथ जिंगू स्नेक उसे कहता है कि उसने जिस तलिस्मन को यूज किया है वो उस महान जादूगर का बनाया हुआ तलिस्मन है, मुझे उसके अंदर से वही एनर्जी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ से कल्ट लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि जादूगर कैसे फाइट करते हैं। ये फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि तलिस्मन की भी होने वाली है। और इसी के साथ ही अपने पास एक तलिस्मन निकालता है, एक तलिस्मन जो कि एक बर्ड को समन करने के लिए होता है, जिसका नाम 3-headed 1-footed ईगल होता है। तो जैसे वहां पर उसको यूज करता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा ईगल अपीयर होता है, जिसकी एक टांग होती है और 3 सर होती है। वो भी एक इवल बीस्ट होता है, जैसे कि हमारे जोंगम्योंग के पास जिंगू स्नेक है। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि मैं इसको पहचानता हूं, मैं पहले भी इससे फाइट कर चुका हूं। ये तो यहाँ पर उसी जादूगर का एक सबऑर्डिनेट था और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका पावर लेवल इस वक्त मेरी पावर लेवल के बराबर है। तो वो जो इवल स्पिरिट होती है वो उसे कहता है कि मास्टर आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, उस बंदे के साथ एक इवल स्पिरिट है। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो भी एक इवल स्पिरिट है, तुम्हें उसे संभालना होगा। और इसी के साथ ही हमारा जोंगम्योंग जो होता है वो अपनी इवल स्पिरिट से कहता है जिंगू स्नेक क्या तुम उसे फाइट कर सकते हो? तो वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से कल्ट लीडर जो होते हैं वो उसे कहता है कि मैं उस स्नेक को जिंदा चाहता हूँ, उसे मेरे लिए जिंदा पकड़ कर लाओ। और इसी के साथ ही जिंगू स्नेक भी वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि पंछी कहेंगे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? और दोनों वहां पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। कल्ट लीडर हमारे जोंगम्योंग से कहता है कि लड़के तुमने बताया कि तुम टैंक फैमिली से हो, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये ब्लू हॉर्न स्नेक जो है ये टैंक फैमिली से हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर के पास भी इसी तरह का एक स्नेक था। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसने यहाँ पर अपने स्केल्स का कलर ब्लैक कैसे कर लिया, क्योंकि पहले इसका कलर ब्लैक नहीं हुआ करता था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये इवल स्पिरिट जो है यहाँ पर जो फाइट कर सकती है? अब जबकि तुम यहाँ पर अपने साथ इवल स्पिरिट लेकर आए, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझसे सीरियसली फाइट करना चाहते हो, तो फिर मैं भी यहाँ पर सीरियसली फाइट करूंगा। कल्ट लीडर वहां पर अपने पास एक तलिस्मन निकालकर उसको यूज कर देते हैं। तुम्हारा जोंगम्योंग फाइट के लिए रेडी होता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसी के साथ ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकलता है, एक बड़े से जायंट का हाथ निकलता है जो कि जोंगम्योंग को वहां पर पकड़ लेता है। तो वो बड़ा सा हाथ निकलने के बाद वहां पर से उसकी पूरी बॉडी भी निकल आती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाने की? तो इसी के साथ ही वो जोंगम्योंग को अपने हाथ में पकड़कर सामने की तरफ पटक देता है और उड़ता हुआ सीधा जाकर एक बिल्डिंग के साथ टकराता है, जिससे जिंगू स्नेक का ध्यान उस तरफ हो जाता है। और वो पंछी जो होता है यानी ईगल जो होता है उसे कहता है कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ क्यों गया? आप देखना तुम्हारे ऊपर ये बहुत ही भारी पड़ेगा। और वो अपने पंजे के साथ वहीं पर उसको ग्राउंड के ऊपर पकड़ लेता है, उसको बाइंड कर लेता है। और दूसरी तरफ से उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फाइट की तरफ ही ध्यान देना चाहिए था। और जिंगू स्नेक उसे कहता है
के कमीने कही कि मेरे ऊपर से अपना पंजा हटाओ। यहाँ पर जो बड़ा सा जाइंट अपीयर हुआ है उसका नाम गोस्ट किंग होता है। तो डीमन कल्ट लीडर यहाँ पर बताते हैं कि गोस्ट किंग ये यहाँ की सबसे नंबर 1 स्पिरिट है। ये बहुत ही पावरफुल इवल स्पिरिट है जो कि यहाँ पर पिछले कई सौ सालों से इसी ग्राउंड के नीचे है। तुम्हारी वजह से अब यहाँ पर मुझे गोस्ट किंग को यूज करना पड़ा जिसे पिछले 300-400 साल से किसी ने भी नहीं देखा। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो बड़ी आनर की बात है कि तुम यहाँ पर गोस्ट किंग के हाथ से मरने वाले हो। लीडर गोस्ट किंग से कहता है कि लड़के को मार डालो। और इसी के साथ ही गोस्ट किंग अपने पास एक बड़ा सा तलवार निकालता है और उस बड़ी सी तलवार के साथ वहां पर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और कहता है कि लड़के अब चुपचाप यहाँ पर मर जाओ। उसकी स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। स्ट्राइक पावरफुल तो होती है लेकिन इसी के साथ ही दिखाता है कि हमारा योंग म्योंग जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ? और साथ ही वो जिंगू स्नेक से कहता है कि अपनी फायर के ऊपर फोकस करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मास्टर इतनी आसानी से मर जाएगा? और मार योंग म्योंग वहां पर से निकलने के बाद अपने डैगर के साथ गोस्ट किंग के ऊपर अटैक करता है। तो डीमन कल्ट लीडर भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास बस एक छोटा सा डैगर है लेकिन इसने गोस्ट किंग को यहाँ पर पीछे की तरफ हटा दिया अपनी स्ट्राइक के साथ और उसकी तलवार के स्ट्राइक को भी ब्लॉक कर लिया। क्या इसके पास इतनी ज्यादा माना की पावर है कि यहाँ पर इतनी आसानी से उसको ब्लॉक कर पा रहा है? और हमारा योंग म्योंग वहां पर सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर इस इवल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ के ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन एनर्जी का अटैक जो है उसका रेडियस ज्यादा होगा जिसकी वजह से मेरी इवल स्पिरिट यानी जिंगू स्नेक भी उससे इफेक्टेड हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर उसको कंडेंस करना होगा। अगर मैं उसको यहाँ पर कंडेंस कर लेता हूँ एक लेजर बीम की तरह तो फिर मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा लेकिन मुझे मल्टीपल अटैक्स करने पड़ेंगे। और इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग जो होता है वहां पर एक स्पेशल टेक्निक वेव रिपल पॉइंट को यूज करता है जिसमें कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स लगाता है सामने की तरफ और वो बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह उसकी बॉडी के आर पार हो रही होती है। और गोस्ट किंग की बॉडी के अंदर बहुत सारे होल्स हो जाते हैं और वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कल्ट लीडर कहते हैं कि आखिर इस लड़के की पावर लेवल्स क्या है कि इसने यहाँ पर गोस्ट किंग को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही कल्ट लीडर साइड के ऊपर देखते हैं जहां पर जिंगू स्नेक ने उसके ईगल को पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर लपेट लिया होता है और उस बेचारे का एक सर अपने मुंह के अंदर डाल लिया होता है। तो वो कहता है कि मेरा तो यहाँ पर ईगल भी बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहा है। तो हमारा योंग म्योंग जो होता है उसके गोस्ट किंग को हराने के बाद अब उसकी तरफ आगे बढ़ता है। गोस्ट किंग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो योंग म्योंग कहता है कि तुमने कहा था कि यहाँ की नंबर 1 सबसे पावरफुल इवल स्पिरिट है, क्या तुम्हारे पास और कोई ट्रिक है तो वो भी यूज कर लो। तो कल्ट लीडर पहले तो आगे से खामोश होता है फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव स्किल्स दिखाए मेरे गोस्ट किंग को हरा कर, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बातें कर सकते हो क्या? क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पर फाइट करना शुरू ही की है। और इसी के साथ ही कल्ट लीडर्स के सामने से वहां पर से गायब हो जाते हैं। योंग म्योंग कहता है कि अब ये कहां पर से कहां पर जा रहा है, ये कहां पर चला गया, वो वहां पर से गायब हो जाता है। हमारा योंग म्योंग उसकी जितनी एनर्जी होती है उसको भी सेंस नहीं कर पा रहा था, उसे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि वो कहां पर गायब हो गया है। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से जिंगू स्नेक के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि वो जिंगू स्नेक के पास पहुंच गया होता है। वहां पर जाकर उसकी बॉडी के ऊपर एक तलिस्मन लगा दिया होता है ताकि वो जिंगू स्नेक को अपने वश में कर सके, उसे कंट्रोल कर सके। तो योंग म्योंग कहता है कि वो वहां पर है लेकिन मैं फिर भी उसकी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा। उसने यहाँ पर किस तरह की डिमोनिक टेक्निक को यूज किया है और वो तलिस्मन कैसा तलिस्मन है जिससे वो यहाँ पर जिंगू स्नेक को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कल्ट लीडर जो होते हैं वो अपने ईगल से कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया, तुम तो किसी भी लायक नहीं हो, इसी वजह से अब जल्दी से वापस चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहता जिससे हमारा सेक्टर काफी ज्यादा नुकसान में चला जाएगा। और वो उस पंछी को वापस रख लेता है। उसको वापस रखने के बाद वो कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे गिफ्ट दिया है लड़के, तुम खुद यहाँ पर इस बड़े से जिंगू स्नेक को मेरे पास लेकर आए हो, अगर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया तो फिर मैं इसी को यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ फाइट के लिए यूज करूंगा। जिंगू स्नेक उसे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, जबकि कल्ट लीडर उसे कहता है कि ऐसा होगा। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे उस मास्टर ने इनविजिबल गैस जो कि तुम्हारा कभी मास्टर हुआ करता था, उसने हमारे उस जादूगर की मदद की थी, उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर उस बड़े से अर्थ ड्रैगन को कैप्चर कर पाए थे। उस अर्थ ड्रैगन को मारकर हम लोगों ने यहीं पर इसी ग्राउंड के नीचे दफनाया था। क्या लगता है कि तुम यहाँ पर उस कर्ज का बदला नहीं चुकाओगे? हम लोगों ने तुम्हारी मदद की थी और तुम्हें यहाँ पर अब हमारी मदद करनी होगी, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। जिंगू स्नेक उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे पकड़ने की बजाय उस लड़के के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे पीछे है। और इसी के साथ ही वो पीछे घूमकर देखते हैं तुम्हारा योंग म्योंग अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंच चुका होता है, अपना डैगर घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसी के साथ ही कल्ट लीडर अपने पास एक और तलिस्मन निकालकर उसको यूज कर देते हैं। ये वाला तलिस्मन जो होता है ये पहले वाले से ज्यादा पावरफुल तलिस्मन होता है क्योंकि हमारे योंग म्योंग का अटैक जो होता है उसकी वजह से वहां पर आगे नहीं जा पाता, उसका कट जो होता है वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे कॉफिन्स अपीयर होते हैं। वहां पर तकरीबन 30 कॉफिन्स होते हैं और उन कॉफिन्स के अंदर से बहुत ही डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। योंग म्योंग जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। इसने यहाँ पर एक और तलिस्मन को यूज किया जिसके अंदर से कॉफिन्स निकला और इन कॉफिन्स के अंदर क्या हो सकता है। कल्ट लीडर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे पूछ रहे थे ना क्या मेरे पास कोई और ट्रिक बची है, मुझे लगता है कि यही ट्रिक काफी रहेगी तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए। हमारे पास यहाँ पर इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इवल स्पिरिट्स हैं। और इसी के साथ ही वो कॉफिन्स खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके अंदर से डेड बॉडीज निकलती हैं। तो वो मास्टर्स की डेड बॉडीज होती हैं। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सारे के सारे कल्ट लीडर्स हुआ करते थे, ये सारे के सारे हमारे एंसेस्टर्स हैं जिनकी डेड बॉडीज को हमने यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। नंबर
टोटल 30 डेड बॉडीज है जिनको मैं यहाँ पर क्लोन की तरह यूज कर सकता हूँ। ये सभी के सभी जियांगशी की तरह तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या तुम इन सभी को हराकर मेरे तक पहुंच पाओगे? पर उन सभी कॉफिन्स के अंदर से टोटल 30 लोग निकलते हैं जो कि अपनी अपनी जनरेशन के महान मास्टर्स हुआ करते थे। वो सभी लोग उसकी तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कल्ट लीडर से कहता है कि ये सभी के सभी जो है इनको एक्सट्रीम डीमन रिवाइवल टेक्निक के साथ जिंदा किया गया है। इन सभी को जिंदा करने के बाद भी इनकी पावर लेवल्स भी अभी वैसी की वैसी हैं। हालांकि इन सभी के पास इंसानियत खत्म हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ जियांगशी है, लेकिन इनकी पावर लेवल्स वैसी की वैसी हैं। और इसी के साथ एक मास्टर को दिखाता है कि वो बड़ी तेजी के साथ हमारे जियांगम्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जियांगम्योंग कहता है कि हाँ ये तो वाकई में वैसा है क्योंकि इनकी पावर लेवल्स अभी भी यहाँ पर पीक पर हैं। तो जैसे वो मास्टर वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो उसकी स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि नीचे का काफी बड़ा एरिया जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारा जियांगम्योंग अब यहाँ पर इन 30 डेड बॉडीज को कैसे हराने वाला है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ब्लीडिंग फेट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर उन कॉफिन्स के अंदर से 30 मास्टर निकलते हैं और 30 मास्टर में से पहले एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा जियांगम्योंग जो होता है उसके अटैक को अवॉइड करते ऊपर जंप करके चला जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है तीनों मास्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा जियांगम्योंग वहीं पर से अपने डैगर को घुमाकर उन तीनों के ऊपर साइड के ऊपर अटैक करता है। तो उनमें से एक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लेकिन बाकी के तीनों जो होते हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो हमारे जियांगम्योंग को वहां पर उनसे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि हालांकि वो सभी डेड मास्टर्स होते हैं लेकिन इसके बावजूद उन सभी के स्किल्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं। और इसी के साथ ही नीचे वाली साइड के ऊपर से फिर से 3 इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनकी पावर लेवल्स भी वैसी सेम होती हैं। तो हमारा जियांगम्योंग जो होता है उसे वहां पर फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। और उनमें से एक मास्टर का वो बाजू काट देता है। जब वो मास्टर का बाजू काट देता है तो मास्टर अभी भी यहाँ पर दूसरे हाथ के साथ उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जियांगम्योंग कहता है कि ये तो और भी ज्यादा बुरा है क्योंकि ये डेड स्पिरिट्स यानी डेड बॉडीज हैं। अगर मैं इनको मारता भी हूँ तभी नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होने वाला। एक बाजू कटने के बाद भी ये मास्टर अभी भी यहाँ पर मेरे पर सेम वैसी उसी स्पीड के साथ वैसी इफेक्टिवनेस के साथ मेरे पर अटैक कर रहा है। लगता है कि यहाँ पर इन सभी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जियांगम्योंग अपना हाथ जो होता है उस पपेट के ऊपर रखता है और उस पपेट के ऊपर हाथ रखकर अपने डिवावरिंग पॉइजन को रिलीज करता है जिससे उसकी बॉडी वहीं पर डिवावर हो जाती है, डिके हो जाती है। तो जियांगम्योंग कहता है जबकि तुम पहले यहाँ पर मर चुके हो तो फिर तुम्हारी बॉडी को भी यहाँ पर से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। एक को मारने के बाद वहां पर से काफी सारी एनर्जी निकलती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कल्ट लीडर जो होते हैं वहां पर उस जिंगू स्नेक से कहता है कि मैंने तुम्हारे पर जो तलिस्मन लगाया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल तलिस्मन है और तुम इसे रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। चुपचाप यहाँ पर मेरे सर्वेंट बन जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि तुम बस यहाँ पर लंबी लंबी छोड़ रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ ये एक तलिस्मन है जिसकी मदद से तुम यहाँ पर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम यहाँ पर मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची होगी क्योंकि तुमने यहाँ पर सारे के सारे पपेट्स को रिलीज किया है। क्योंकि वो सारे पपेट्स वहां पर अगर अपनी फुल पावर्स को रिलीज कर रहे हैं तो वो तुम्हारी पावर्स की वजह से, क्योंकि वो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी यहाँ पर तुम्हारी इंटरनल एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो कल्ट लीडर से कहता है कि लड़के तुमने गलत समझा, तुम्हें क्या लगता है कि टेक्निक इतनी ज्यादा सिंपल है? हमने यहाँ पर एक्सट्रीम डीमन रिवाइवल टेक्निक को यूज किया है। कैसी टेक्निक जिसकी मदद से इन सभी को जिंदा किया गया है, लेकिन असल में यहाँ पर ये मेरे साथ नहीं जुड़े हुए। मैं इनको यहाँ पर कंट्रोल तो कर सकता हूँ लेकिन किसी हद तक ये सभी लोग अपने दिमाग को यूज करके यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ यहाँ पर अपने टारगेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। असल में इस टेक्निक को यूज किया गया था जब यहाँ पर बहुत सारे लो लाइफ के डीमंस जो है वो अपनी एनर्जी को डेली यहाँ पर इनको कंज्यूम करवाते हैं। हम लोग हर रोज यहाँ पर जितने डिमोनिक कल्ट के मेंबर हैं उन सभी की एनर्जी को लेते हैं और उन सभी की एनर्जी अपने आप एब्जॉर्ब होती रहती है इन कॉफिन्स के अंदर जहाँ पर इन 30 मास्टर्स की डेड बॉडी को रखा गया है। यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से फाइट कर सकते हैं और मैं यहाँ पर इनको पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ये अपनी मर्जी से यहाँ पर अटैक कर सकते हैं और सभी के पास इनकी फुल पावर्स है और इनकी पावर्स के यहाँ पर जितना मर्जी रिलीज कर लें उसका मेरे पर कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर ये मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है। जिंगू स्नेक उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि किसी के मरने के बाद यहाँ पर तुमने उसको अभी अपना गुलाम बना रखा है और उसको एक जिंदा पपेट बना दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो, तुमने यहाँ पर बहुत ही घटिया काम किया है। तो डीमन कल्ट लीडर से कहता है क्योंकि हम लोग कल्ट लीडर हैं और हम लोग डिमोनिक सेक्टर में रहते हैं तो यहाँ पर अच्छा क्या बुरा क्या, तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमारा जियांगम्योंग जो होता है अभी वहां पर उनके साथ फाइट कर रहा होता है लेकिन वो जो होते हैं वो पपेट्स जो होते हैं वहां पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। हमारा जियांगम्योंग जिन एनर्जी अटैक्स को करता है वो एनर्जी अटैक्स की एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जिंगू स्नेक दूसरी तरफ कल्ट लीडर से पूछता है कि ये पॉसिबल कैसे है कि
तुमने यहाँ पर इस तरह के तलिस्मन्स बना लिए। तो वो कहता है कि आज तकरीबन 200 साल पहले यहाँ पर 3 मास्टर्स हुआ करते थे, 3 खतरनाक मास्टर्स जिनके पास एक स्पेशल टेक्निक थी जो दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी बना लेते थे। उनको पता नहीं किसी एक तलवारबाज ने मार दिया था और वो तलवारबाज जो था वो हमारे योंगम्योंग का मास्टर ही था। कल्ट लीडर कहता है कि उन तीनों तलवारबाजों के पास से जो बची कुछ टेक्निक्स थी वो टेक्निक्स हमारे कल्ट लीडर के हाथों में लगी थी और उस वक्त कल्ट लीडर ने यहाँ पर ये स्पेशल टेक्निक बनाई थी जिससे हम लोग दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जादूगर ने वैसे तलिस्मन बना दिए जिन तलिस्मन की मदद से हम लोग दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने डेड बॉडीज को दे सकते हैं। तो ये टेक्निक वहां पर से निकल कर आई थी। जिंगू स्नेक फिर से चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम पागल इंसान कहेंगे, क्या तुम्हें यहाँ पर मरे और जिंदा लोगों के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है जो तुम इस तरह के घटिया तरीकों को यूज कर रहे हैं। तो कल्ट लीडर से कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कौन इस तरह की बातें कर रहा है जो कि खुद एक ईवल स्पिरिट है। तुम्हारी जैसी एक ईवल स्पिरिट को यहाँ पर इस तरह की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए जो बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी कि तुम यहाँ पर हमारे लिए सर्व करोगे, कल्ट लीडर के लिए सर्व करोगे, क्योंकि ईवल स्पिरिट्स का असली घर तो कल्ट ही है। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर डालते हैं और कहता है कि मैं यहाँ पर फोर्सफुली तुम्हारी सोल को अपने लिए यहाँ पर सबड्यू करने वाला, क्योंकि तुम खुद से तो मानोगे नहीं। और इसी के साथ ही जैसे वो उसके सर के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी सोल को तलाश करने की कोशिश करते हैं, वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिट को फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। लेकिन जैसे वो अंदर ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर उसकी स्पिरिट होती ही नहीं है। तो वो कहता है कि ये क्या तुम्हारी सोल स्पिरिट कहां पर चली गई। अब ये मत कहना कि तुमने अपनी सोल स्पिरिट जो है उस लड़के के साथ मर्ज कर दी, यानी कि तुम उस लड़के के गुलाम बन चुके हो। तो वो कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है, मैंने उस लड़के के साथ अपनी सोल को बाउंड कर लिया है। तो कल्ट लीडर कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि पहले उस लड़के को मरना होगा तभी यहाँ पर तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन टूटेगा, क्योंकि वो टैंक फैमिली का लड़का इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाला। मुझे उस लड़के को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में भी तो हमें सामने वो लड़का आने वाला था, क्योंकि वो ह्यूमनली राइटर्स अलायंस का लीडर बन चुका है और फ्यूचर में हमें उस लड़के के साथ किसी न किसी तरह से फाइट तो करनी ही पड़ेगी। मैं ये बात तो मानता हूँ कि उस लड़के के स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो यहाँ पर सभी के सभी जियांगशी को हरा सके। उसके सामने 30 क्लोन है और 30 पपेट्स को हराना उसके लिए पॉसिबल नहीं है अगर उसके पास इन्फिनिट एनर्जी ना हो, क्योंकि किसी के पास भी यहाँ पर इन्फिनिट एनर्जी नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे योंगम्योंग को दिखाते हैं कि वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहूं तो यहाँ पर पूरे 30 जियांगशियां और सारे के सारे एक साइड के ऊपर से निकलकर अटैक करना शुरू कर देती हैं। मेरे पास यहाँ पर काफी सारी ब्लैंक स्पॉट्स है, मुझे किसी बड़ी टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम चाहिए और इतना टाइम मेरे पास है नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टेक्निक को रिलीज करने के लिए सामने की तरफ अटैक करूंगा तो पीछे वाली ब्लैंक स्पॉट्स के ऊपर से कुछ एल्डर्स हैं, कुछ मास्टर्स मेरे पर अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक को यूज कर सकता हूँ जिससे मैं यहाँ पर इनको हरा सकता हूँ, लेकिन वो टेक्निक मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर उस टेक्निक की बात कर रहा था जो कि उनके एंसेस्टर्स कभी यूज किया करते थे। वो इनविजिबल गैस की टेक्निक की बात कर रहा था, लेकिन हमारे योंगम्योंग के पास अभी वो टेक्निक है नहीं, क्योंकि उसने अभी तक उसको मास्टर नहीं किया हुआ। जब हमारे योंगम्योंग के लिए वहां पर सभी रास्ते बंद हो चुके होते हैं, इसी के साथ जिंगू स्नेक अपनी सोल कनेक्शन को यूज करते हुए उसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। तुम्हारे योंगम्योंग कहता है ये तो ब्लू हॉर्न स्नेक है, जिंगू स्नेक है। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर स्पिरिट कनेक्शन से तुम्हें एक बात बताऊंगा, तुम्हें इसको खुद ही कंप्रीहेंड करना होगा। तो वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अभी तक जो कुछ भी सीखा है उस सब के साथ पूरे के पूरे आसमान को भर दो, अपनी एनर्जी के साथ पूरा आसमान भर दो। तो वो सिर्फ इतना ही हिंट देता है। तो इसी के साथ हमारा योंगम्योंग जो होता है उसके हिंट को पकड़ लेता है और उसे समझ आ जाती है कि यहाँ पर उस इंसेस्टर यानी कि इनविजिबल गैस की जो उसका कभी इंसेस्टर हुआ करता था उसकी सेम टेक्निक को यूज करना कैसे है। तो हमारा योंगम्योंग ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है कि जिंगू स्नेक ने मुझे जो टेक्निक बताई है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इसको समझ लिया है। जहाँ हालांकि वहां पर जितने भी मास्टर्स होते हैं यानी पपेट्स होते हैं वो सारे एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। कल्ट लीडर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो लड़का यहाँ पर इन सभी से बच पाएगा? लगता है कि उस लड़के का खेल तमाम होने वाला है और उसके बाद तुम यहाँ पर आजाद हो जाओगे, तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा योंगम्योंग जो होता है जहाँ पर खड़ा होता है वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि वहां पर जितने पपेट्स होते हैं सभी की बॉडीज वहां पर कटना शुरू हो जाती है। और हमारा योंगम्योंग रहता है वो कहता है कि मुझे समझ आ गई, तुमने कहा कि पूरे आसमान को यहाँ पर हर एक चीज के साथ बांट दो जो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पास है। और फाइनली मुझे समझ आ गया कि मैं यहाँ पर माइरेड्स ह्यूमन टेक्निक को कैसे यूज कर सकता हूँ। असल में हमारी फैमिली जो थी उनका इंसेस्टर जो था एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता था जिसे माइरेड ह्यूमनली टेक्निक कहा जाता था, लेकिन हम लोगों ने उस टेक्निक को बहुत ज्यादा लो लेवल का बना दिया, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर वो टेक्निक इतनी कमजोर होगी कि हमने उसे रेन फ्लावर टेक्निक का नाम दे दिया था। हमारा योंगम्योंग ने यहाँ पर एक नई टेक्निक माइरेड ह्यूमंस फ्लावर रेन टेक्निक को अचीव कर लिया और इस टेक्निक के साथ जब वहां पर एनर्जी को रिलीज करता है तो वहां पर एनर्जी इन्फिनिट एनर्जी का एक बहुत बड़ा भवंडर बनता है, एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो सा बनता है, जिसे देखकर कल्ट लीडर भी काफी हैरान होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 104 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योंगम्योंग अपनी इस फाइट को जीत पाएगा या फिर नहीं।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 105 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्यूंग जो होता है माई रेड फ्लावर रेन टेक्निक को रिलीज करता है, जो कि कभी उसके इंसेस्टर की टेक्निक थी और वहां पर जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है। कल लीडर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने सिर्फ एक ही टेक्निक को रिलीज करके यहाँ पर जितने जियांगशी थे वो सारे के सारे एक्सट्रीम डीमन लेवल के थे और उसने उन सभी को एक ही टेक्निक के साथ मार दिया। जिंगू स्नेक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी टेक्निक इतनी भी अच्छी नहीं थी। इस लड़के ने जहाँ पर जिस टेक्निक को रिलीज किया उसके साथ यहाँ पर इन सभी को मारना बहुत ज्यादा आसान था। तो यहाँ पर सिर्फ 3 मास्टर ही बचते हैं, 3 पपेट्स बचते हैं। तो हमारा योंग म्यूंग कहता है कि अब सिर्फ 3 बचे हैं। योंग म्यूंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमको मारना तो नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मरने के बाद पता नहीं कितने सालों से इनके गुलाम बने हुए हो। और इसी के साथ ही हमारा योंग म्यूंग वहां पर अपनी फीलिंग द स्काई टेक्निक को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। जब वो उनके ऊपर अटैक करता है तो इसी के साथ उनकी बॉडीज वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती है और बॉडीज के डिस्ट्रॉय होने के बाद उनकी सोल्स वहां पर से निकलती हैं और जाने से पहले वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर से आजाद करने के लिए। और हमारा योंग म्यूंग उसके बाद अब फाइनली यहाँ पर अपने स्नेक को वापस अपनी तरफ बुलाता है, क्योंकि वो उसे कंट्रोल कर सकता है तो उसे अपनी तरफ बुलाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर लंबी लंबी बातें छोड़ते रहते हो, लेकिन जब फाइट की वक्त आता है उस वक्त तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तुम तो वहां पर उस बड़े से ईगल को भी नहीं हरा पा रहे थे। तो वो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, ये सब कुछ उस जादूगर की वजह से है कि उसके तलिस्मन इतने पावरफुल हैं। योंग म्यूंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे वो वाली टेक्निक का सीक्रेट पहले नहीं बता सकते थे जो टेक्निक तुमने अभी मुझे यहाँ पर बताई है। तो वो कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं वहां पर अपनी आजादी के बदले में वो टेक्निक तुम्हें देने वाला था। इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे तुम्हें इस टेक्निक के बारे में बताना पड़ा। तुम्हारा योंग म्यूंग से कहता है चलो कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने अपनी फाइट को जीत ही लिया। जिंगू स्नेक वहां पर सोच रहा था कि देखो तो जरा इस लड़के ने जहाँ पर इस टेक्निक को रिलीज किया, इनविजिबल गैस भी इस टेक्निक को रिलीज करता था, लेकिन उसकी पावर लेवल्स भी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी पावर इसने इस टेक्निक के साथ रिलीज किया। इसने आसपास के पूरे ग्राउंड को ही पोलराइज कर दिया है। तो हमारा योंग म्यूंग जो होता है वहां पर अपने आसपास देखता है, उसे आवाज महसूस होती है कि वहीं पर मलबे के नीचे से डीमन किंग निकलकर बाहर आता है। तो कल्ट लीडर जैसे वहां पर से बाहर निकलता है तो हमारा योंग म्यूंग उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मलबे के नीचे चुपचाप लेटे रहना चाहिए था? अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कोई ट्रम्प कार्ड नहीं बचा तो तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास अभी भी यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड है। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक और तलिस्मन निकालता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही जब वो तलिस्मन को रिलीज करता है तो उस तलिस्मन का नाम ब्लू आर्मर गोस्ट होता है। ब्लू आर्मर गोस्ट जो होता है वो एक स्पिरिट होती है, लेकिन स्पिरिट की फिजिकल बॉडी नहीं होती और वो निकलने के बाद मास्टर की बॉडी के साथ अटैच हो जाती है। कल्ट लीडर जो होता है उसको अपनी कवच की तरह ऊपर पहन लेते हैं और उनकी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि स्पिरिट के पास अपनी कोई पावर नहीं है, ना ही यहाँ पर इसके पास अपनी कोई बॉडी है, लेकिन जब इसे पहनने वाला पहनता है तो उसके बाद अपनी फुल पावर्स को रिलीज करता है और अब यहाँ पर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। इसी के साथ ही कल्ट लीडर जो होते हैं वहां पर से तलवार निकाल लेते हैं। वो तलवार जो गोस्ट किंग की थी वो उस तलवार को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और कहते हैं कि लड़की अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, हिमालय राइडियस लाइंस अब यहाँ पर खत्म होने वाली है। जबकि योंग म्यूंग भी अपने डैगर को रेडी करता है। तो कल्ट लीडर बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचते हैं, अपना ब्लेड उठाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन योंग म्यूंग के लिए उनके ब्लेड के अटैक को अवॉइड करना बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि वो ब्लेड काफी ज्यादा बड़ा और स्लो होता है। तो कल्ट लीडर बार बार अपने ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन योंग म्यूंग बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था। वो साइडों के ऊपर जंप करते हुए निकल जाता है। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कितनी देर तक तुम यहाँ पर भागते रहोगे। और इसी के साथ ही योंग म्यूंग वहां पर फिर से अपनी पियर्सिंग टेक्निक को यूज करता है, जो टेक्निक उसने पहले यूज की थी गोस्ट किंग को मारने के लिए। तो जहां पर कल्ट लीडर की बॉडी के अंदर भी सुराख हो जाते हैं, लेकिन साथ ही वो अपने आप हील होना शुरू हो जाते हैं। कल्ट लीडर उसे कहता है कि जहां पर तुम मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ब्लू आई वाली स्पेशल आर्मर टेक्निक है। और इसी के साथ ही कल्ट लीडर फिर से अपना ब्लेड घुमाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो वो अपने डैगर के साथ उनके ब्लेड के अटैक को ब्लॉक करता है। जबकि जिंगू स्नेक उसे कहता है बंदे की रीजनरेशन एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, मैं अपना पॉइजन भी इसकी बॉडी के अंदर नहीं डाल पा रहा, अगर पॉइजन नहीं डाल पाऊंगा तो ये कमजोर नहीं होगा। कल्ट लीडर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी इस रीजनरेशन एबिलिटी को खत्म करने के बारे में सोच रहे हो, जब तक मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी है तब तक तुम लोग यहाँ पर मेरी रीजनरेशन एबिलिटी को खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मेरी इंटरनल एनर्जी को यूज करके मुझे रीजनरेट कर रहा है और मेरे पास बहुत सारी इंटरनल एनर्जी। और इसी के साथ ही योंग म्यूंग उसे कहता है कि क्या बस इतना ही? इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर तुम्हारे इंटरनल एनर्जी को एग्जॉस्ट करवाना होगा। और इसी के साथ ही योंग म्यूंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही ब्लू स्नेक से कहता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी एनर्जी दो। और ब्लू स्नेक जो होता है अपनी बॉडी के अंदर से वहां पर स्मोक निकालता है और पॉइजन जो होता है हमारे योंग म्यूंग की एनर्जी बन जाता है। और इसी के साथ ही योंग म्यूंग वहां पर बड़ी तेजी के साथ स्लैशेस लगाना स्टार्ट करता है। तो योंग म्यूंग कहता है कि मैं तब तक तुम्हारे पास स्लैशेस लगाता रहूंगा जब तक कि तुम्हारी सारी एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, तुम इतने कमजोर हो जाओ कि तुम्हारा ये जो आर्मर है वो भी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और उसके बाद तुम रीजनरेट नहीं कर पाओगे। तो डीमन कल्ट लीडर जो होते हैं वहां पर इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं और काफी परेशान भी हो रहे होते हैं कि इस लड़के के अटैक्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से इसकी एनर्जी जो है ऐसा लगता है लिमिटलेस है और ऊपर से अपने जिंगू स्नेक के पास से उसका पॉइजन एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी की शेप दे रहा है। लगता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ ही वहां
पर से भागना शुरू कर देता है। तो योंगम्योंग इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि कल्ट लीडर जो कि एक महान एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पर से डर कर भागेगा। तो जब वो वहां पर से नीचे की तरफ जंप लगाता है तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, तुम यहाँ पर से जा नहीं सकते। जिंगू स्नेक भी उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर डरपोक कैसे हो सकते हो, कम से कम तुम्हारा वो जादूगर जो था वो भी इतना डरपोक नहीं था। और ऊपर का सीन दिखाते हैं क्योंकि वो लोग एक ऊपर माउंटेन के ऊपर अटैक फाइट कर रहे होते हैं और नीचे उनके सभी एल्डर्स माओई ने इकट्ठे कर लिए होते हैं। तो एल्डर्स कहते हैं कि ऊपर वो किससे फाइट कर रहे हैं। इस माओई से पूछते हैं कि माओई वहां पर कौन सा दुश्मन है जिससे कल्ट लीडर फाइट कर रहे हैं। तो माओई उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो ऊपर किससे फाइट कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो यहाँ पर अपनी फाइट को जीतेंगे। तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि वही अपनी फाइट को जीतेंगे, इसी वजह से तुम सभी एल्डर्स को यहाँ पर तैयार रहना होगा। किसी वक्त भी यहाँ पर हम सभी को फाइट करनी पड़ सकती है। और थोड़ी देर के बाद वो लोग ऊपर देख रहे होते हैं तो ऊपर से दिखाई देता है कि उनके कल्ट लीडर जंप करते हुए नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कल्ट लीडर अपनी फाइट जीत गए, इसी वजह से ऊपर से नीचे आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग जो था ऊपर से इसके ऊपर अटैक करता है। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से कल्ट लीडर ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाते हैं। वो सभी लोग अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, किसने अटैक किया। तो कल्ट लीडर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, माओई के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया सभी एल्डर्स को यहाँ पर लाकर। इसी के साथ ही वो माओई को वहां पर से उठाते हैं और उसे लेकर वहां पर से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर वहां से भाग रहे होते हैं इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाकर उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और सभी एल्डर्स कहते हैं क्या ये बंदा कौन है, क्या यही बच्चा उस वक्त से यहाँ पर कल्ट लीडर के साथ फाइट कर रहा था। हम लोग कब से यहाँ पर इनकी फाइट को देख रहे थे नीचे से ही, लेकिन ये लड़का कौन है। और इसी के साथ ही कल्ट लीडर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का तो मुझे यहाँ पर सांस लेने का टाइम भी नहीं दे रहा। तो माओई से कहती है कि कल्ट लीडर यहाँ पर हो क्या रहा है। कल्ट लीडर उसे कहता है कि ये ह्यूमनली राइटियस अलायंस का लीडर है। हमारा योंगम्योंग कहता है कि यहाँ पर तुम लोग कुछ ज्यादा परसिस्टेंट हो, आप चुपचाप यहाँ पर अपनी हार मान भी लो क्योंकि तुम यहाँ पर पहले डर कर भाग चुके हो, तो तुम्हारे पास यहाँ पर हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तुम्हारे पास तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे कुत्ते हैं, ये सभी एल्डर्स यहाँ पर अगर अटैक करें तो हो सकता है कि तुम यहाँ पर से भाग कर जा पाओ। तो एल्डर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर के बारे में इस तरह की बात करने की, चलो सभी लोग एक साथ चार्ज करो, हम सभी को मिलकर इसको मारना होगा। लेकिन कल्ट लीडर उन सभी लोगों को वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो उसे कहते हैं लेकिन सर हम सभी को यहाँ पर आपका साथ देना होगा, हम सभी लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एल्डर उनसे कहते हैं, कल्ट लीडर उनसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम सभी लोग यहाँ पर बेकार में अपनी जान गवाओ और यहाँ पर इस लड़के से फाइट करके मारे जाओ। तो वो एल्डर उसे कहते हैं लेकिन कल्ट लीडर हम सभी लोग यहाँ पर आपके साथ बहुत ज्यादा फेथफुल है और हम लोग अपनी जान देने को भी तैयार हैं, और एक लीडर के लिए अगर अपनी जान नहीं दे सकते तो फिर हमारे लॉयल होने का फायदा ही क्या है। तो कल्ट लीडर उनसे कहते हैं हाँ तुम सभी की जान जाएगी लेकिन ऐसे नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग यहाँ पर मरकर यहाँ पर मेरा साथ दो। और इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी 5 स्टार रिवर्स ब्लड डीमन टेक्निक को रिलीज करो ताकि तुम सभी लोग यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी के साथ मेरा साथ दे सको। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 105 का एंड करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तब उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 106 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर डीमन लॉर्ड जो होते हैं वो अपने अपने जितने फॉलोअर्स होते हैं, अपने एल्डर्स होते हैं, उन सभी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रिवर्स ब्लड टेक्निक को यूज करना होगा। वो सभी लोग वहां पर रिवर्स ब्लड टेक्निक के बारे में जानते होते हैं कि यहाँ पर लेवल 5 की रिवर्स ब्लड टेक्निक को यूज करने का मतलब यह है कि वो सभी लोग यहाँ पर पागल हो जाएंगे और अपनी सैनिटी को बरकरार नहीं रख पाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। एंड उनका यही होने का है कि वो अपनी इस टेक्निक की वजह से मैडनेस में चले जाएंगे। सभी एल्डर्स वहां पर हेजिटेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनमें से कोई मरना नहीं चाहता। उसी के साथ ही एल्डर उनसे कहते हैं कि लगता है कि तुम सभी को मेरी बात की समझ नहीं आ रही। तो डीमन लॉर्ड उनसे कहते हैं कि यहाँ पर अगर मैं मरता हूं तो मेरे मरने के बाद तुम सभी की बारी आएगी, तुम सभी यहाँ पर वैसे भी मारे जाओगे। लगता है कि तुम सभी को यहाँ पर एक पुश की जरूरत है। और इसी के साथ ही क्योंकि डीमन लॉर्ड यहाँ पर सभी की बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी एनर्जी की मदद से उन सभी के ऊपर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर मैनुअली अपने आप को रिवर्स ब्लड टेक्निक में दाखिल कर लेते हैं। वो सभी लोग वहां पर बिजर्क हो जाते हैं और वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। हमारे मैनर मास्टर तो वाकई में यहाँ पर हमें मरा हुआ देखना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने जबरदस्ती इस टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। हम लोग यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके सामने जो मॉन्स्टर है, अगर हमारे सेक्टर मास्टर उसके सामने नहीं टिक पाए तो हम लोग उसके सामने क्या ही टिक पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मजबूरी है और इसी के साथ ही वो सभी लोग भागते हुए हमारे योंगम्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो योंगम्योंग वहीं पर खड़े खड़े एक स्पेशल अटैक को यूज करते हुए नाइलेट टेक्निक को यूज करता है। जैसे वो नाइलेशन टेक्निक को यूज करता है सभी के ऊपर कट्स लगते हैं और वहां पर जितने एल्डर्स और जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे उनकी बॉडीज वहीं
पर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। जबकि सेक्टर लीडर ने खुद वहां पर अपनी तलवार को सामने करके अपने आप को वहां पर बचाने की कोशिश की होती है और साथ ही उनकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ब्लू आर्मर भी होता है, जिसके बारे में पिछली एपिसोड में आपको पता है। ब्लू आर्मर की वजह से बहुत सारी स्ट्राइक्स जो होती है उनकी बॉडी के साथ लगकर वहां पर कवर हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि उसने अपनी गोद में वहां पर माओई को पकड़ रखा होता है, जैसे वो माओई की तरफ देखते हैं माओई की बॉडी के भी एक जबरदस्त कट लगा होता है और माओई वहां पर बहुत ही बुरी हालत में होती है। तो वो कहते हैं कि ब्लू आर्मर ने जहां पर मेरी बॉडी को तो बचा लिया, लेकिन माओई की बॉडी के ऊपर ब्लू आर्मर नहीं था, जिसकी वजह से माओई बेचारी नहीं बच पाई। सेक्टर मास्टर वहां पर सोच रहे होते हैं, इसका मतलब यह है कि मेरी इंटरनल एनर्जी कम रहती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, लगता है मेरा आर्मर वीक हो रहा है। मां योंगम्योंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई और पावरफुल फोर्सेज यहाँ पर आने वाली है, या फिर तुम यहाँ पर कोई और टेक्निक को यूज करने की सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही सेक्टर लीडर वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं, जिसे वाइड एरिया बिजर्क इंडक्शन कहते हैं। वो एक स्पेशल टेक्निक होती है, जैसे वो वहां पर रिलीज होती है वहां पर जबरदस्त पर्पल कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो पर्पल कलर की मिस्ट जो होती है पूरे एरिया को कवर कर रही होती है और इसी के साथ ही आसमान के ऊपर वहां पर आसमान का एरिया जो होता है काफी बड़ा एरिया जो होता है वो पर्पल हो जाता है, उसका कलर वहां पर क्रिम्सन कलर में चेंज हो जाता है। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि ये अचानक से क्या हो गया है, ये अचानक से डार्क क्रिम्सन क्लाउड कहां से आ गए जो कि यहाँ पर आसमान को कवर कर रहे हैं। फिर साथ उसे वहां पर महसूस होता है कि जैसे कि वो डार्क क्रिम्सन एरिया जो है वो एनर्जी को आपस में खींच रहा है, तो वो एनर्जी को खींचकर सीधा डीमन लॉर्ड की तरफ लेकर आ रहा था और इस बात से हमारा योंगम्योंग और भी ज्यादा हैरान होता है। डीमन लॉर्ड वहीं पर बैठे बैठे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और साथ ही माओई से कहते हैं, माओई प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें तो बिल्कुल ही मरा हुआ नहीं देखना चाहता था, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम्हें जाना होगा, तुम मुझसे पहले यहाँ पर जा रही हो, लेकिन मुझे इस वार को यहाँ पर खत्म करना है, हरी खातर मैं यहाँ पर इस कमीने को मार डालूंगा। और इसी के साथ ही उठकर खड़े होते हैं, उनकी एनर्जी रिप्लेनिश होती है क्योंकि आसपास की एनर्जी जो होती है वो उनके बॉडी के अंदर गैदर हो रही होती है। तो योंगम्योंग कहता है कि यहाँ पर कर क्या रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पर्पल कलर यानी इस क्रिम्सन क्लाउड को यूज करके आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे इसकी अपनी एनर्जी बढ़ रही है, मुझे यहाँ पर इसको हर हाल में रोकना होगा। इसी के साथ ही योंगम्योंग आगे की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो अपनी मायरे टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो टेक्निक जो होती है उसके बैरियर के साथ टकराकर टूट जाती है और वहां पर सेक्टर लीडर को हिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी बॉडी के ऊपर मेरी टेक्निक का बिल्कुल काम ही नहीं कर रही। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर एक स्पेशल इंडक्शन टेक्निक को यूज किया है, ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि इसके तहत में दिखाई दे रहा है ऊपर एक क्रिम्सन क्लाउड है, ये क्रिम्सन क्लाउड जो है ये जिसके एरिया में फैलता जाएगा, जैसे जैसे ये एरिया को कवर करता जाएगा वैसे वैसे वहां पर जितने भी डिमोनिक सेक्टर के डिमोनिक लाइफ फोर्सेस होंगी उन सभी की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलकर मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे ये पूरे के पूरे एरिया को यानी पूरे डीमन सेक्टर को कवर कर लेगा, हर एक इंसान की चाहे वो जिंदा है या मरा हुआ है, अगर उसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी है तो वो वहां पर से निकलकर मेरी बॉडी में आ जाएगी। तो मां योंगम्योंग कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे क्या, तुम उन सभी लोगों को मारना चाहते हो, क्योंकि अगर उनकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल जाएगी तो वो लोग मर जाएंगे। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट्स मायने रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे लोग तो रिप्लेस किए जा सकते हैं, इन सभी लोगों को दोबारा से यहाँ पर इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं मर गया तो फिर यहाँ पर इनके लिए गार्ड कौन बनेगा। तो जिंगू स्नेक हमारे योंगम्योंग से कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पर इसकी अपनी इस हरकत की वजह से सारे डिमोनिक सेक्टर के लोग मर जाते हैं तो फिर हमारा जो सेंट्रल प्लेन है वो बच जाएगा। योंगम्योंग से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डिमोनिक सेक्टर के लोग मरते हैं तो मरे, लेकिन बहुत सारे ऐसे आम गांव वाले हैं जिनकी बॉडी के अंदर निर्वाणा पिल देकर उन्हें यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर इंड्यूस की गई है, जैसे कि वो गांव वाले जिन गांव वालों की लाशें मैं वहां पर देख कर आया हूं, वहां पर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी के अंदर जबरदस्ती डिमोनिक एनर्जी को दाखिल किया गया है, लेकिन वो डिमन सेक्टर के लोग नहीं बनना चाहते, वो भी यहाँ पर मारे जाएंगे। अगर वो सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे तो फिर मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहने वाला है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के साथ मैं फाइट करने के लिए गया था, उस वक्त उनकी बेटी वहां पर मारी गई थी। अगर मैं वहां पर आगे बढ़कर उसकी बेटी को बचा लेता तो वो सब कुछ नहीं होता जो वहां पर हुआ था, लेकिन मैं उसकी बेटी को नहीं बचा पाया, मैंने वहां पर गलत फैसला लिया और यहाँ पर मैं वैसा ही गलत फैसला नहीं लूंगा। मैं उन सभी गांव वालों की जान बचा सकता हूं तो मैं यहाँ पर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि वो क्रिम्सन क्लाउड जो है वो एक फॉर्मेशन है, वो एक स्पेल है, तो अगर वो एक स्पेल है तो मैं यहाँ पर इसको रोक सकता हूँ। तो मैं योंगम्योंग कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो? जिंगू स्नेक कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर श्योर हूँ, क्योंकि वो एनर्जी के साथ बना हुआ एक स्पेल है, तो मैं स्पेल को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक इविल स्पिरिट हूँ। और इसी के साथ जिंगू स्नेक उसे छोड़कर ऊपर चला जाता है और कहता है कि मैं उसको डीएक्टिवेट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर मुझे टाइम बाय करके देना होगा, जैसे तैसे करके तुम्हें यहाँ पर सेक्टर लीडर का ध्यान भटकाना होगा, वो मेरी तरफ ना देखे ना ही मेरे पर अटैक करे। जबकि सेक्टर लीडर उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहता है कि ये स्पिरिट कहां पर जा रही है। तो महाराज योंगम्योंग उसके पर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, उस तरफ मत देखो, यहाँ पर मुझसे फाइट करो। जिंगू स्नेक को दिखाता है कि ऊपर उस क्रिम्सन क्लाउड के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जिंगू स्नेक जो था अपने
मुंह के अंदर से अपनी एनर्जी को वहां पर रिलीज करना स्टार्ट करता है। वो अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन की एनर्जी को वहां पर रिलीज कर देता है, क्योंकि वो स्पेल जो है उसकी एनर्जी के साथ वहां पर डीएक्टिवेट होने वाला है। दूसरी तरफ से भी एनर्जी होती है, लेकिन क्योंकि ये पावरफुल इवर स्पिरिट है, इसी वजह से इसकी एनर्जी के साथ वो इफेक्ट जो वहां पर कैंसिल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होगा कि इसकी सारी की सारी कल्टीवेशन चली जाएगी और इसने यहाँ पर जो अपग्रेड किया था वो अपग्रेड भी खत्म हो जाएगा। तो सेक्टर लीडर जो होते हैं ऊपर जिंगू स्नेक की तरफ देख रहे होते हैं। जब वो जिंगू स्नेक की तरफ देख रहे होते हैं तो हमारा योंगम्योंग उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम उस तरफ मत देखो, तुम्हारी फाइट यहाँ पर मुझसे हो रही है। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो बार बार उसके अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं। और ऊपर दिखाते हैं कि हमारा जिंगू स्नेक जो होता है अपनी एनर्जी को वहां पर रिलीज कर रहा होता है, साथ ही वहां पर सोच रहा होता है पिछली लाइफ में यहाँ पर इनविजिबल गैस ने मुझे कभी भी एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट नहीं किया था। वो हमेशा मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वेपन, एक टूल की तरह देखता था। लेकिन फाइनली यहाँ पर आज मुझे यहाँ पर एक दोस्त मिला, उसका इंसेस्टर जो था वो एक बहुत ही अच्छा है, यानी कि योंगम्योंग के बारे में वो बात कर रहा होता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर कोई ऐसा मिला है जिसे मैं यहाँ पर अपना दोस्त कह सकता हूँ। उसने कभी मुझे यहाँ पर एक वेपन की तरह यूज नहीं किया, बल्कि हमेशा मेरी केयर की। वो मुझे यहाँ पर बहुत ही रिस्पेक्ट देता है, तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर इस सबके अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन को भी त्याग सकता हूँ। और इसी के साथ जिंगू स्नेक वहां पर अपना पूरा जोर लगा देता है और उसके पास जितनी बची कुछ एनर्जी होती है वो सारी की सारी वहां पर जोंग देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर के शेल भी उतरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि उसके शेल जो थे व्हाइट से ब्लैक हो गए थे, तो वो भी अब यहाँ पर गिरना शुरू हो जाते हैं। यहीं पर से एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहां पर जिंगू स्नेक जो होता है वहां पर इनविजिबल गैस से कह रहा होता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे बंद मत करो, प्लीज यहाँ पर मुझे हमेशा के लिए बंद मत करो। मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दो, लेकिन मुझे यहाँ पर कैद मत करो। लेकिन वो एल्डर उसे कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, तुम्हें बंद होना होगा। तो वो वहां पर उसे बंद कर देता है और इसी के साथ ही जादूगर की मदद से उसे सील कर देता है। लेकिन साथ ही उसके सील हो जाने के बाद वो बाहर जादूगर से कहता है कि मैं यहाँ पर इसको सील सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी फैमिली का बहुत ही खास हिस्सा है। लेकिन क्योंकि इस वक्त दूसरे डिमोनिक सेक्टर के जादूगर यहाँ पर इसको लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पॉइजन मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है और अगर ये उनके हाथ से चढ़ जाता है तो फिर यहाँ पर इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होगा। इसी वजह से मैं इसे हमेशा के लिए यहाँ पर सील कर रहा हूँ कि कल को मेरी फैमिली का कोई वंशज यहाँ पर आएगा और आकर इसको निकालेगा, तब ये यहाँ पर उसकी मदद कर पाएगा। और हो सकता है किसी इसका अपना दोस्त मिल जाए। मैंने कभी से थैंक यू नहीं बोला और आज फाइनली मैं यहाँ पर इसको थैंक यू बोलता हूँ। तुमने यहाँ पर हमारे लिए जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा था। तो जिंगू स्नेक को असल में ये बात कभी पता ही नहीं चली कि इनविजिबल गैस जो उसका पहला मालिक था उसने उसे कैद करने के बाद उसे वहां पर थैंक यू जरूर बोला था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 106 का एंड होता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 107 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिंगू स्नेक जो था अपनी कल्टीवेशन को त्याग कर वहां पर उस रेड मिस्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है और इसी के साथ ही दिखाता है कि वो रेड मिस्ट जो होती है वहां पर से खत्म होना शुरू हो जाती है। तो वहां योंगम्योंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर उसने अपने पॉइजन की मदद से वहां पर उस रेड मिस्ट को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर सेक्टर लीडर को भी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर चीजें खत्म करने का वक्त आ चुका है। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करना होगा। तो योंगम्योंग कहता है कि लगता है अभी तुम्हारे पास कोई ट्रिक बची है। तो उसे कहते हैं हाँ मेरे पास एक ट्रिक बची है। तुम जहां पर से गुजर कर आए हो ज़ीजियांग, वहां पर पास एक डेजर्ट है। उस डेजर्ट के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन है जहां पर एक ड्रैगन की बॉडी को सील किया गया था। वहां पर मैंने पिछले कई सौ सालों से बहुत सारी स्पिरिट्स को वहां पर रेज कर रखा है। अगर मैं उस सील को अनलॉक कर देता हूं तो उसी के साथ ही वो सारे स्पिरिट्स जो हैं वो सारी की सारी स्पिरिट्स तुम्हारे मेन सेंट्रल प्लेन की तरफ चली जाएंगे, तुम्हारी हिमनली राइटियस अलायंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, सभी लोग मारे जाएंगे। तुम्हारा योंगम्योंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है इसको एक्टिवेट करो। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? तो फिर ठीक है मैं एक्टिवेट करने लगा हूं। लेकिन जैसे ही उसे एक्टिवेट करते हैं उन्हें पता चलता है कि वो पूरी तरह से खाली होती है, फॉर्मेशन टूट चुकी होती है और सारी स्पिरिट्स जा चुकी होती हैं। तो योंगम्योंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जहां पर जिंगू स्नेक जो है वो इतनी अच्छे तरीके से अपग्रेड कैसे हो गया? क्या तुमने उसे देखा नहीं कि वो जहां पर अपग्रेड हो चुका है और जहां पर हायर लेवल तक पहुंच चुका है? उसने वहां पर मौजूद उस गड्ढे में जितनी स्पिरिट्स थी वो सारी की सारी खा ली। जैसे वो उससे ये बात करता है इसी के साथ ही सेक्टर लीडर समझ जाता है कि उनकी वाट लगने वाली है और इसी के साथ ही योंगम्योंग उसके ऊपर कट लगाता है। सेक्टर लीडर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर इस तरह से एक बच्चे के हाथ से मरने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी थी। मैं यहाँ पर एक तरफ से अब मेरा बेटा जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ से मैं अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ रहा था। बहुत ही जल्दी पूरे सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर भी हमारा डीमन फैक्शन का कब्जा होता और उसके बाद मैं एक गार्ड बन जाता, सभी लोग मेरी पूजा करते। लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ इस जगह के ऊपर अकेला मरने वाला हूँ। इसके साथ ही मेरा योंगम्योंग कहता है कि तो फाइनली
फाइनली सब कुछ यहाँ पर खत्म हुआ और साथ ही आसमान का कलर भी चेंज हो जाता है। और हमारा योंगम्योंग कहता है कि जिंगू स्नेक कहाँ पर है, अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहा। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग अपना हाथ सामने की तरफ करता है और अपने स्पिरिट कनेक्शन को यूज करते हुए जिंगू स्नेक को वापस बुलाता है। तो बड़ी तेजी के साथ उठता है, वापस उसके पास आ जाता है। तो हमारा योंगम्योंग उसको अपने हाथ में पकड़ता है, साथ उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है। जिंगू स्नेक कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे खींच कर बुलाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें क्या लगा कि मैं काम खत्म करने के बाद कहीं पर भागकर चला जाऊंगा, मैं वैसे भी तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। फिर साथ ही जिंगू स्नेक उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि जरा अपनी तरफ देखो, तुम्हारे हाथ निकल आए हैं। तो वो कहता है क्या मेरे हाथ निकल आए। तो जैसे वो अपनी तरफ देखता है तो वो एक ड्रैगन बन चुका होता है, हालांकि उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने वहां पर अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन को त्याग दिया, अपनी फुल एनर्जी को यूज कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर ह्यूमंस ने खुश होकर मुझे लेवल अप दे दिया है। अब मैं यहाँ पर एक स्नेक की बजाय एक ड्रैगन बन गया हूँ, मेरे सारे के सारे शेल्स उतर गए और अब मैं यहाँ पर एक बिगिनर लेवल का ड्रैगन बन गया हूँ। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है क्या वाकई में तुम एक ड्रैगन बन गए, इसका मतलब यह है कि अब तुम यहाँ पर पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए होगे और क्या तुम यहाँ पर एक ड्रैगन के स्किल्स को भी यूज कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर ड्रैगन के स्किल्स को यूज कर सकता हूँ, लेकिन उसको ट्रेनिंग करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ज्यादा मदद कर पाऊंगा, लेकिन एक बात तो ठीक है कि मैं अभी भी यहाँ पर पॉइजन को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जिंगू स्नेक के तौर पर मैं यहाँ पर डेडली पॉइजन रिलीज कर सकता था और वो पॉइजन मैं अभी भी यहाँ पर रिलीज कर सकता हूँ। ऐसा समझ लो कि मैं बस एक छोटा सा बेबी ड्रैगन हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और उस वक्त मैं तुम्हारी ठीक से मदद कर सकता हूँ। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा मदद कर दी, अब यहाँ पर तुम्हें रेस्ट भी करनी चाहिए, अब हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग वहां पर से वापस मुड़ जाता है। जैसे ही वापस मुड़ता है इसी के साथ उसे वहां पर पीछे से आवाज आती है, जैसे कि वहां पर कोई चिल्ला रहा हो। तो वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो वहां पर हमारा मूनचान होता है। तो मूनचान वहां पर आने के बाद सेक्टर लीडर के कंधे के ऊपर बाइट करता है और उसका ब्लड पी रहा होता है। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि अब ये क्या बला है। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि लिटिल पॉइजन डीमन तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत ही पहले कर देना चाहिए था, और इसी के साथ ही वो उसका ब्लड पीने के बाद उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सेक्टर लीडर वहीं पर मर जाता है। तो उसके बाद हमारा लिटिल पॉइजन डीमन यानी कि मूनचान उठकर खड़ा होता है और कहता है कि इसका ब्लड पीने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, और साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, टैंग योंगम्योंग। जैसे वो उसका नाम लेता है तो उसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग कहता है कि ये क्या, ये आवाज जानी पहचानी लगती है। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम टैंग मूनचान हो। तो वो कहता है कौन टैंग मूनचान, में अब टैंग मूनचान बिल्कुल भी नहीं रहा, लेकिन चलो ये तो अच्छा है कि तुम यहाँ पर मुझे अभी तक पहचानते हो, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे जैसे को भूल गए होगे। तो योंगम्योंग सोच रहा होता है कि इसने अपनी बॉडी के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। तुम्हारा योंगम्योंग उससे पूछता है कि बताओ क्या तुम यहाँ पर डीमन फैक्शन का साथ दे रहे थे और हमारी तरफ से यानी कि हमारे सेक्टर से जो लोग यहाँ पर आए थे टैंग फैमिली की, क्या उन सभी को तुमने मारा है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे ग्रैंडफादर ने उन सभी को मारा, लेकिन ऐसा कह सकते हो कि मैंने उन सभी को मारा है क्योंकि मैं भी तो यहाँ पर अब डीमन फैक्शन का हिस्सा बन चुका हूँ और मेरे ग्रैंडफादर और उसके बाकी के सभी साथी यहाँ पर मर चुके हैं। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं कि टैंग फैमिली के लोगों को मारकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि जब वो लोग मर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बदला ले रहा हूँ। और इसी के साथ उसकी बॉडी सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है क्योंकि योंगम्योंग गुस्से के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। तो हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारी फैमिली को धोखा दिया, मेरी माँ ने तुम्हारे पर तरस खा के तुम्हारी फैमिली को एक दूसरा मौका दिया था ताकि तुम लोग इस बैटल फील्ड में अच्छे मेरिट्स हासिल करके फैमिली में वापस आ सको, लेकिन तुमने बुरा किया और अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तुम्हारे नाम के साथ यहाँ पर टैंक का नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसी के साथ ही जो मूनचान होता है उसकी बॉडी फिर से वहां पर अपने आप जुड़ जाती है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे यहाँ पर अपने नाम के साथ टैंक का नाम चाहिए, मुझे यहाँ पर अपने नाम के साथ टैंक का नाम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। योंगम्योंग कहता है कि क्या ये वाकई में अभी भी एक इंसान ही है, क्योंकि इसकी बॉडी कट गई थी और इसने दोबारा अपनी बॉडी से जोड़ लिया। जिंगू स्नेक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर किसी स्पेशल सोर्सरी को यूज किया और इसकी बॉडी के अंदर से मुझे यहाँ पर डिवाइन सेंस आ रही है, जैसे कि किसी बहुत ही हाई लेवल के स्पिरिट ने इसकी मदद की है। कोई बहुत ही हाई लेवल का मास्टर है यानी कल्टीवेशन में बहुत ही पावरफुल मास्टर, जिसने इसे यहाँ पर अपना ब्लड दिया होगा, जिसकी वजह से ये इतना पावरफुल हो गया है। मुझे इसकी कोर के अंदर से बहुत ही प्योर डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है, लेकिन लगता नहीं है कि ये मर सकता है। मूनचान उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए सब कुछ किया और जहाँ पर आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और बड़ी तेजी के साथ उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारे योंगम्योंग को वहां पर ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, वहीं पर खड़े खड़े वो अपनी मायरे टेक्निक को यूज करता है और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। मूनचान की पूरी बॉडी वहां पर छोटे छोटे पीसेस होने के बाद वहीं पर आसपास बिखर जाती है। तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना ही चाहते हो, मुझसे बदला लेना चाहते हो, तो कम से कम तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर आना चाहिए था, अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। लेकिन इसी के साथ ही मूनचान उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कमजोर हूँ या फिर बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है, तुम यहाँ पर चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे मार नहीं सकते, तो फिर इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर मेरा क्या ही कर लो। इसी के साथ उसकी बॉडी वहां पर फिर से जुड़ना शुरू हो जाती है, वो सारे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वापस से आपस में जुड़ रहे होते हैं। तो योंगम्योंग उसे कहता है तुम तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर
बन गए हो। तो टैंग मूनचान से कहता है कि मॉन्स्टर, अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे एक मॉन्स्टर कह रहे हो, एक ऐसा इंसान मुझे मॉन्स्टर कह रहा है जिसके पास यहाँ पर अपना एक मॉन्स्टर्स निकनेम है। सभी लोग यहाँ पर तुम्हें क्या कहते हैं, जब से तुमने ब्लैक डेथ अलायंस लीडर को हराया है तब से सभी लोग यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल नाम के साथ बुलाते हैं। सभी लोग तुम्हें यहाँ पर डार्क पॉइजन स्वर्ड ड्रैगन कहते हैं। तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पर एक कूलर नाम है तो फिर मेरे पास भी यहाँ पर एक अच्छा सा नाम होना चाहिए। इसी के साथ ही उसे कहता है क्योंकि अब यहाँ पर मैं इमोर्टल हूँ और साथ ही मेरे पास बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपने आप को एक बहुत ही कमाल का एक अच्छा सा नाम दूं। तो आज के बाद से मेरा नाम होगा इमोर्टल ब्लड डीमन। तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाते हो या नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 107 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था टैंग मूनचान और टैंग योंगम्योंग दोनों फाइनली एक दूसरे के सामने होते हैं और दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत जो होती है वो तकरीबन एक दिन के बाद की दिखाया जाता है कि हमारा योंगम्योंग काफी बुरी हालत में होता है क्योंकि वो बार बार उसकी बॉडी को काटता है, लेकिन वो वहां पर इमोर्टल है, इसी वजह से उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट कर जाती है। तो उसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि मुझे तकरीबन यहाँ पर एक दिन हो चुका है इससे फाइट करते हुए, लेकिन यहाँ पर ये बंदा जो है ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसकी बॉडी दोबारा से यहाँ पर रीजनरेट कर जाती है, चाहे मैं इसके कितने ही छोटे टुकड़े क्यों ना कर दूं। इसी तरफ से टैंग योंगम्योंग होता है वो वहां पर हंस रहा होता है, जोर जोर से हंसते हुए से कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी हालत वैसी हो चुकी है जैसी तुम्हारी पहले कभी हुआ करती थी जब मैं स्ट्रॉन्ग था और तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे। तुम्हारा योंगम्योंग वहां पर उसकी एनर्जी को महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे वो उसकी बॉडी को काटता है और उसकी बॉडी दोबारा से रीबिल्ड होती है वैसे वैसे उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को भी नोटिस कर रहा हूँ, अगर मैं इसी तरह इसकी बॉडी को बार बार काटता रहा और इसी तरह इसकी बॉडी जहां पर रीजनरेट होती रही तो ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मुझे यहाँ पर इसकी रीजनरेशन एबिलिटी के बारे में कुछ ना कुछ तो करना होगा, मुझे इसकी मोर्टेलिटी को रोकना होगा, मुझे कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा। और इसी के साथ ही टैंग योंगम्योंग को दिखाता है कि टैंग योंगम्योंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, चाहे तुम यहाँ पर कितनी बार क्यों ना मेरी बॉडी को काट लो मैं दोबारा से रीजनरेट कर ही जाऊंगा, यानी कि तुम मुझे मार नहीं सकते। कि एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ जिसे तुम मार नहीं सकते तुम यहाँ पर मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। और अभी तो यहाँ पर ये फाइट शुरू हुई है, तुम्हारी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाएगी लेकिन मेरी एनर्जी खत्म नहीं होने वाली। और जब वो उसे पंच मारता है तुम्हारा योंगम्योंग वहां पर उसके सामने नहीं होता, वो गायब हो चुका होता है। तो वो कहता है कि वो कहां पर चला गया, तो वो ऊपर की तरफ देखता है। तुम्हारा योंगम्योंग ऊपर जाने के बाद माई रेड सीवन स्वर्ड ड्रा टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारी एनर्जी की तलवारें फेंकता है। तो वो सारी की सारी एनर्जी की तलवारें एक साथ उसकी बॉडी के ऊपर आकर गिरती हैं। तुम्हारा योंगम्योंग रिजल्ट देखने के लिए खड़ा होता है कि अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो वो नीचे देखता है तो वहां पर टैंग योंगम्योंग की बॉडी के ऊपर बड़े बड़े होल हो चुके होते हैं, जहां तक उसके चेहरे उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वहां पर होल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद टैंग योंगम्योंग वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्या तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को और ज्यादा छोटे टुकड़ों में काटना चाहोगे। और साथ ही वो अपना बाजू काटता है, यानी किसी के साथ टैंग योंगम्योंग का बाजू जो होता है उसके अंदर भी होल होता है। तो वो बाजू को खींचकर अपनी बॉडी से अलग कर लेता है और अपनी बाजू को उठाकर हमारे योंगम्योंग के ऊपर फेंक देता है। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है ये कितना गंदा है, इसने अपनी बाजू को काटकर मेरी तरफ फेंक दिया। फिर साथ ही वहां पर हमारा योंगम्योंग देखकर हैरान होता है कि वहां पर टैंग मूनचान जो होता है वो अपनी बॉडी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी जो मेन बॉडी होती है नीचे वो वहां पर धमाके से उड़ जाती है। तो योंगम्योंग कहता है कि ये कमीना यहाँ पर सोच क्या रहा है, इसने यहाँ पर किया क्या किया। और वो बाजू जो कि उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ उसने थ्रो किया था, वो बाजू के अंदर से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और उसी बाजू के अंदर से उसकी पूरी मेन बॉडी बन जाती है। तो योंगम्योंग इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी ने अपने बाजू के अंदर से अपनी पूरी मेन बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लिया हो। इसका मतलब यह है कि इसकी मोर्टेलिटी और इसकी रीजनरेशन एबिलिटी जो है वो वाकई में गॉड लेवल तक पहुंच चुकी है। टैंग योंगम्योंग जो होता है वो बाजू के अंदर से निकलने के बाद उसकी बॉडी को पकड़ता है, फिर साथ ही वहां पर अपनी ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक को यूज करता है। वो बार बार अपनी बॉडी को वहां पर फोड़ सकता है, अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर सकता है, क्योंकि वो अगर छोटा सा सेल भी उसका बच जाएगा वो दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेगा। जबकि हमारा योंगम्योंग वहां से उड़ता हुआ सीधा जाकर ग्राउंड के ऊपर गिरता है। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि योंगम्योंग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से निकलना होगा, तुम यहाँ पर इससे फाइट को नहीं जीत पाओगे, तुम्हें यहाँ पर से रिट्रीट करना होगा। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अपनी पहली सारी की सारी पॉइजनस एनर्जी इसको दे चुका हूँ, अब मेरे पास बहुत ही कम पॉइजनस एनर्जी बची है, मैं इसको और ज्यादा रिप्लेनिश नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही दिखाता है कि टैंग मूनचान फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अभी इस बॉडी को यूज करना सीख रहा हूँ और मुझे अभी तक यहाँ पर इस बॉडी के फुल फंक्शंस के बारे में नहीं पता चला, लेकिन अब फिलहाल के लिए तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी है जैसी बचपन में हुआ करती थी। अब तुम मेरे सामने घिरे पड़े हो और मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जबकि हमारा योंगम्योंग जो था उसकी बातें सुन रहा था, वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अब क्या ही कर लोगे, तुम राइटियस हिमालय अलायंस के लीडर बन चुके हो, लेकिन तुमने यहाँ पर डीमन लीडर को यानी कल्ट लीडर को तो मार दिया, लेकिन
लेकिन कल्ट लीडर के मरने के बाद अब यहाँ पर उसके बेटे का क्या करोगे। हीवन ब्रिलियंस लॉर्ड हुआ वो सेंट्रल प्लेन की तरफ आगे बढ़ा है, जबकि दूसरी तरफ मैं यहाँ पर हूँ। तुम यहाँ पर ना तो मुझे हरा सकते हो, ना ही तुम यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस लॉर्ड को हरा पाओगे। तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। जिंगू स्नेक फिर से हमारे जोंगम्योंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से निकलना होगा, पहले यहाँ पर से निकल चलते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकता। तुम्हारा जोंगम्योंग कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी रीजनरेशन एबिलिटी को रोक सकता हूँ, मेरे पास एक तरीका है, उसे आजमा कर देखते हैं। तुम्हारे पास जितनी बची कुछ एनर्जी है वो मुझे दे दो। इसी के साथ ही जिंगू स्नेक के पास जितनी पॉइजनस एनर्जी बचती है वो सारी की सारी हमारे जोंगम्योंग को दे देता है। तुम्हारा जोंगम्योंग वहां पर सोच रहा है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी रीजनरेशन एबिलिटी जो है वो केमिकल्स के साथ है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इसकी बॉडी को रीजनरेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर उन केमिकल्स को डिसबैलेंस कर देता हूँ, अगर मैं एक ऐसा पॉइजन क्रिएट करता हूँ, इसे हवा में फैला देता हूँ, तो इसकी बॉडी के अंदर रीजनरेशन एबिलिटी जो है वो स्लो हो जाएगी। इसी के साथ ही हमारा जोंगम्योंग वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है, जिसकी वजह से अचानक से वहां पर एनर्जी जो होती है वो डेसिपेट होना शुरू हो जाती है, और डेसिपेट होने के बाद वो एनर्जी जो होती है वहां पर फोग की तरह हो जाती है, यानी कि वहां पर बहुत सारा धुआं हो सकता है। तो बहुत सारा धुआं हो जाता है, तो वो धुआं जो होता है बिल्कुल एक स्मोक स्क्रीन की तरह होता है, जिसके अंदर हमारा जोंगम्योंग खो जाता है। तो वो अपने आसपास देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करोगे और इस स्मोक स्क्रीन के अंदर से मेरे पर अटैक करोगे, और मैं यहाँ पर तुम्हारे अटैक की वजह से मेरे पर कोई असर होने वाला है। तुम्हारा जोंगम्योंग जो होता है वहीं पर उसी धुएं के अंदर छुपा होता है। तो इसी के साथ ही टैंग मूनचान उसके पर अटैक करता है, लेकिन हमारा जोंगम्योंग वहां पर नहीं होता, वो साइड के ऊपर से निकलता है और इसका एक बाजू काट देता है। जब उसका बाजू काट देता है तो टैंग मूनचान आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम पहले भी यहाँ पर कर रहे थे, फिर इस स्मोक स्क्रीन के यहाँ पर क्रिएट करने का फायदा क्या, जबकि मेरी बॉडी यहाँ पर दोबारा से रीजनरेट कर जाएगी। लेकिन साथ ही उसे एक झटका लगता है, वो अपने बाजू की तरफ देखता है कि उसका बाजू रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है कि अब ये क्या हो गया, मेरी बॉडी रीजनरेट क्यों नहीं कर रही, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तो उतनी की उतनी है। फिर साथ ही वो कहता है कहीं यहाँ पर मसला इस जो फोग इसने क्रिएट किया इसके अंदर तो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके अंदर सांस ले रहा हूँ और ये मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। तुम्हारा जोंगम्योंग इसी के साथ पीछे से निकलता है और उसे कहता है अब मैं तुम्हारी बॉडी के इतने छोटे टुकड़े करूंगा कि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको डिसबैलेंस कर दिया है। यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें लगा था कि तुम एक इमॉर्टल हो, लेकिन असल में तुम एक इमॉर्टल नहीं हो, तुम कोई गॉड नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ पर एक इंसान और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ हमारा जोंगम्योंग जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लगाना स्टार्ट करता है। वो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगाता है। उसकी बॉडी अभी भी रीजनरेट कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी होती है। तुम्हारा जोंगम्योंग कहता है मेरे अटैक्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे बस इसी तरह इसके ऊपर अटैक करते जाना होगा। लेकिन मूनचान फिर से वहां पर अपनी बॉडी को ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक के साथ फोड़ देता है। वहां पर एक धमाका होता है जिससे हमारा जोंगम्योंग पीछे की तरफ गिर जाता है। जोंगम्योंग जब पीछे की तरफ गिरता है तो उस धमाके की वजह से फोग भी काफी दूर हट जाती है। तो इस फोग के हटने की वजह से टैंग जोंगम्योंग की बॉडी फिर से रीजनरेट करना शुरू कर देती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो, मैं एक इमॉर्टल हूं और मैं यहाँ पर तुम्हें मार कर रहूंगा। मेरे इस एक्सप्लोजन की वजह से आसपास की धुंध यहाँ पर से हट चुकी है। टैंग जोंगम्योंग आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, कोशिश करके देख लो। इसी के साथ हमारा जोंगम्योंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मूनचान भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े होते हैं, इसी के साथ ही सेंटर में उन्हें कोई और दिखाई देता है। तो कल्ट लीडर जो होता है वो मरा नहीं होता, बल्कि वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तो वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या, अभी तक जिंदा कैसे है, ये मरा नहीं। तो कल्ट लीडर वहां पर खड़े होने के बाद कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो, अब यहाँ पर मैं मरने वाला, तो फिर मैं अपनी आखिरी सांस के साथ तुम दोनों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। और इसी के साथ ही कल्ट लीडर वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं, एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक जिसकी मदद से वो दोनों को वहां पर बाइंड कर देते हैं। तुम्हारा जोंगम्योंग भी उसके अटैक को वहां पर अवॉइड नहीं कर पाता और उसकी बॉडी भी वहां पर एक बड़े से बीड के अंदर कवर हो जाती है। इस स्पेशल टेक्निक को हार्ट डीमन जेड सीलिंग ग्रैंड टेक्निक कहा जाता है, एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक जिसकी वजह से कोई भी इंसान अगर उसके अंदर ट्रैप होगा तो वो एक बड़े से बीड के अंदर यानी एक बड़े से जेड के अंदर ट्रैप हो जाएगा, एक बड़े से स्फीयर एक बॉल के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तब वो उस बीड के अंदर ट्रैप हो जाएगा तो वहां पर उसे बहुत सारी इल्यूजन्स दिखाई देंगी, ऐसी इल्यूजन्स जो कि उसके इंटरनल हार्ट डीमन को यहाँ पर एक्टिवेट करेंगी। अगर किसी इंसान ने अपनी बॉडी के अंदर उसका जो इंटरनल डीमन होता है उसके इनसाइड उस बॉडी के अंदर एक डीमन होता है, अगर उसने उसको हराया नहीं होगा तो वो कभी भी उस क्रिस्टल के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा और हमेशा के लिए उसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो इन दोनों में से कौन ऐसा होगा जिसने अपने इंटरनल डीमन को हराया हुआ है और वो इस क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकल आएगा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 109 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्योंग और उसके साथ वहां पर दूसरी तरफ से टैंग मूनचान दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तो वहां पर बीच में लीडर फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी एक स्पेशल टेक्निक से अपने 2 बीड्स के अंदर उनको वहां पर सील कर देते हैं। तो वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है जिसके अंदर से अगर वो नहीं निकल पाएंगे तो वो हमेशा के लिए उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जिंगू स्नेक जो होता है वो उस बड़े से बीड के अंदर से बाहर निकल आता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर इसके अंदर से निकल आया। आज डीमन कल्ट लीडर यहाँ पर मर क्यों नहीं जाता, ये बार बार यहाँ पर फिर से उठकर खड़ा कैसे हो जाता है। और इस बार इसने यहाँ पर किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज किया जिसकी वजह से योंग म्योंग जैसा पावरफुल इंसान भी यहाँ पर इसके अंदर ट्रैप हो गया है। शुक्र है कि मैं यहाँ पर इसके अंदर से बाहर निकल आया। लगता है कि ये वाली स्पेशल टेक्निक जो है वो लिविंग बीइंग्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, यानी इंसानों के ऊपर अप्लाई होती है, यानी मेरे जैसे बीस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती जो कि एक स्पिरिट है। साथ ही वो चलाकर कहता है कि योंग म्योंग चलो जल्दी से उठ जाओ। लेकिन योंग म्योंग वहां पर बिल्कुल भी अपने होश हवास में नहीं होता, वो वहां पर बिल्कुल वहां पर जैसे कोमा में नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही होता है। और इसी के साथ ही वो चला कर कह रहा होता है कि अब जबकि राइडियस अलायंस का लीडर जहां पर है और वहां पर कुछ हो गया तो फिर राइडियस अलायंस के लीडर की वहां पर जरूरत पड़ सकती है। और इसी के साथ ही जब वो चला कर उसे कह रहा था कि उठ जाओ, फिर साथ ही उसे वहां पर समझ आती है कि अगर मैं यहां पर से अभी फिलहाल के लिए भाग जाता हूं तो मैं कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं, अकेले में एक बहुत ही शानदार जिंदगी गुजार सकता हूं, क्योंकि अब तो मैं यहां पर एक ड्रैगन भी बन चुका हूं। लेकिन साथ ही वो कहता है कि पर मैं यहां पर इसको इस हालत में तो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हाँ मुझे आजादी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी इसके साथ कुछ बॉन्डिंग हो गई है और मैं यहां पर इसको इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे ये तो नहीं पता कि अंदर तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन मैं जहां पर से तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा जहां पर हो सकता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें इसके अंदर से बाहर निकाल सके। और इसी के साथ ही हमारा जिंगू स्नेक जो होता है वहां पर अपने साइज को बड़ा करता है और वहां पर ड्रैगन बन जाता है। ड्रैगन बनने के बाद जिंगू स्नेक कहता है कि जब से मैंने यहाँ पर ड्रैगन्स की एबिलिटी हासिल की और जब से मैं यहाँ पर इवॉल्व हुआ हूँ तब से मुझे पता चला है कि मेरी बॉडी के अंदर एक नई एबिलिटी आ गई है, एक ऐसी एबिलिटी जिसके साथ मेरी बॉडी के अंदर एक इनर स्पेस है जो इतनी ज्यादा खुली है कि वहां पर बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं तुम्हारे इस पूरे ऑब को निकल जाता हूँ तो वो मेरी स्पेस के अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा और वो यहाँ पर हजम नहीं होगा। और इसी के साथ ही अपना मुंह खोलता है वहां पर उस ऑर्ब को निकल जाता है और कहता है कि फिलहाल के लिए मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। तो हमारे योंग म्योंग के ऑर्ब को वहां पर अपनी बॉडी के अंदर निकल लेने के बाद अब वो दूसरे ऑर्ब की तरफ देखता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर उस बंदे का क्या करूं, क्या मैं टैंग मूनचान को भी अपने साथ ले चलूं, लेकिन वो है तो इसका दुश्मन ही। कहीं ऐसा ना कि मैं यहाँ पर योंग म्योंग की मर्जी के बिना इस बंदे को अपने साथ वहां पर ले जाऊं अलायंस लीडर के सेक्टर में और उनके घर में जाकर इस बंदे को जाकर अचानक से ये रिलीज हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे। ये कैसा दुश्मन है जिसे मारा नहीं जा सकता। योंग म्योंग को भी इससे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर यही फैसला लेता हूँ कि मैं इसको यहीं पर छोड़ जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर योंग म्योंग जागने के बाद मुझसे कंप्लेन नहीं करेगा कि मैं उसे वहां पर क्यों छोड़ा। और इसी के साथ ही जिंगू स्नेक वहां पर से बड़ी तेजी के साथ वापस अलायंस की तरफ चल पड़ता है। तो जब वहां पर से शीचवान की तरफ वापस आ रहा था तो यहाँ पर से नेक्स्ट ही शीचवान के मेडिकल रूम का दिखाया जाता है जहां पर मास्टर ताई और मास्टर कुल्लून का कोई देखभाल की जा रही होती है। वहां पर उनको मेडिसिन वगैरह दी जा रही होती है ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी हील किया जा सके। तो यहीं पर मास्टर जियोंसियों की तरफ भी दिखाता है कि उनकी बॉडी के भी वहां पर पट्टियां लपेटी जा रही होती है क्योंकि उनकी हालत भी वहां पर से काफी खराब हुई थी। तो वो कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हमारा तो ये काम है तुम्हें यहाँ पर ट्रीट करना। और इसी के साथ ही मास्टर योंग म्योंग वहां पर सोच रहे होते हैं कि जब मैंने यहाँ पर आकर देखा कि टैंग योंग म्योंग की मदर जो है वो सेक्टर लीडर बन चुकी है और यहाँ पर वो बहुत अच्छे से फैसले ले रही थी, उसने बहुत ही अच्छे से फैसले लिए। लेकिन जब उसे हमने बताया कि इस वक्त उसका बेटा जो है वो कल्ट लीडर से फाइट करने के लिए डिमोनिक कल्ट की तरफ अकेला निकल गया है तो उसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशंस थे वो देखने लायक थे, यानी कि वो यहाँ पर अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। हाँ ये बात वाकई में सच है कि उसका बेटा चाहे यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस का लीडर ही क्यों ना बन गया हो, लेकिन उसके लिए तो वो उसका एक बेटा ही है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। लेकिन इस वक्त टैंग योंग म्योंग क्या कर रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि वो सेफ जोन वहां पर से वापस आ जाए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मदर का दिखाया जाता है कि मदर अपने रूम में बैठी वहां पर सोच रही होती है। लगता है कि मेरा बेटा अब यहाँ पर बड़ा हो चुका है, इसी वजह से अब मेरी बात भी नहीं सुनता, उसने यहाँ पर मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और अकेले यहाँ पर कल्ट लीडर से फाइट करने के लिए निकल गया। अगर उसे वहां पर कुछ हो जाता है तो फिर मेरा क्या होगा, एक बार उसे वापस आने तो मैं ऐसा खूब डांटूंगी। इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, उनसे कहा जाता है कोई आपसे मिलने के लिए आया है। तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है उसे अंदर भेज दो। तो टैंग मीसो उनसे मिलने के लिए वहां पर आती है। तो जैसे टैंग मीसो वहां पर अंदर आती है तो उसे देखने के बाद मदर भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आई होगी, जबकि वो गार्ड लड़की भी वहां पर उसे देखकर शाय कर रही होती है और कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो टैंग मीसो वहां पर आने के बाद उन्हें अपने नाम बताती है और कहते हैं कि मेरा नाम टैंग मीसो है और मैं आपके बेटे योंग म्योंग की दोस्त हूँ। तो ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या मेरे बेटे की इतनी खूबसूरत दोस्त है, मुझे पता ही नहीं है। के साथ ही वो उसे बताती है कि आपके बेटे ने एक बार मेरी जान बचाई थी क्योंकि मेरी बॉडी
स्टोमक के अंदर एनर्जी की वजह से ब्लॉकेज हो गई थी, जिसकी वजह से आपके बेटे ने यहाँ पर उसको ठीक करके मेरी जान बचाई थी। तो वो यहाँ पर मदर को बताती है कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं आज यहाँ पर मेडिकल सेंटर में गई थी वहां पर से कुछ मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि वहां पर आपके बेटे की वजह से काफी सारी कमोशन है, बहुत सारे लोगों को, जख्मियों को वहां पर लाया गया और साथ ही मुझे पता चला कि योंग म्योंग इस वक्त डिमोनिक कल्ट की तरफ अकेला निकल गया है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि वो अकेला वहां पर चला गया है। तो मीसो कहती है कि मैं जहाँ पर मदद करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ तो मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो जहाँ पर इतना कुछ कर रहा है तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। तो मदर उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम जहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर सकती हो। साथ ही वो सोच रही होती है कि मेरे बेटे के पास इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, तो मैं तो यहाँ पर इसे बहू बनाकर ही रहूंगी। और इसी के साथ उसे कहती है मुझे ये बताओ, तुमने कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हारा इलाज किया था, तुम्हारी मेडियंस को अनब्लॉक किया था, क्या तुम यहाँ पर उस क्लैन से हो जो कि यहाँ पर आइस टेक्निक को मास्टर करते हैं? क्या तुम उस क्लैन से हो जिन लोगों ने यहाँ पर आकर हमारी टैंक फैमिली में शादियां की थी? तो वो कहती है हाँ मैं उन्हीं के क्लैन से हूँ। तुझे बात सुनने के बाद मदर उसे पूछती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मेडियंस कहाँ तक अनलॉक है। उससे पूछते हैं कि तुमने 3 मेडियंस को अनलॉक किया है या फिर 5 मेडियंस को अनलॉक किया है? तुझे बात सुनने के बाद मीसो कहती है कि नहीं वो 9 मेडियंस है। तुझे बात सुनते ही मदर को झटका लगता है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 मेडियंस की बात की जाए तो उनके अपने क्लैन में यहाँ पर 5 मेडियंस वाली लड़की होना या फिर कोई डिसेंडेंट होना बहुत ही अचंभे की बात है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्लैन में लड़की जो कि उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट भी नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर 9 मेडियंस अनलॉक्ड है। ये तो वाकई में एक बहुत ही ट्रू मार्शल आर्टिस्ट है। अगर हम लोग इसको अच्छे से सिखाएंगे तो ये एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बन सकती है और योंग म्योंग के साथ ही बन सकती है। तो मदर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करो और उसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगी। तो क्या तुम यहाँ पर योंग म्योंग का साथ देने को तैयार हो? क्या तुम मार्शल आर्ट सीखोगी? तो वो पहले तो वहां पर मना करना चाहती है, लेकिन साथ जब मदर उसे कहते हैं कि योंग म्योंग को यहाँ पर ताकतवर लोगों की जरूरत पड़ेगी और कोई ना कोई उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा अरसे के लिए उसके पास नहीं रहूंगी, मेरे बाद यहाँ पर उसके पास कोई तो हो जो कि उसका ध्यान रखे। तो ये बात सुनते ही मीसो कहती है ठीक है मैं यहाँ पर उसका साथ देने को तैयार हूँ, आप मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाएं। तो जब वो वहां पर उसे कहते हैं कि कल से हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे, इसी के साथ ही वहां पर एक गार्ड आता है और कहता है कि मैडम एक बहुत ही बुरी खबर है, शाओलिन के ऊपर अटैक हुआ है, हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने उनके ऊपर अटैक करके पूरे के पूरे शाओलिन को बर्बाद कर दिया। तो मैडम ये बात सुनती वहां पर से सीधी मास्टर जॉन के पास पहुंच जाती है। मास्टर जॉन जो होते हैं वो भी रिकवरी रूम में होते हैं और वहां पर अपने कटे हुए हाथ के साथ चाय पीकर बाकी सभी लोगों को हैरान कर रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि हमने इनकी टेक्निक के बारे में सुना था कि यहाँ पर अपने कटे हुए हाथ के साथ भी उसे हाथ की तरह यूज कर सकते हैं, यानी अपनी एनर्जी को हाथ की तरह यूज कर सकते हैं। तो वो वहां पर उसकी बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि उसी के साथ मदर वहां पर पहुंच जाती हैं। सभी लोग उसे देखकर वहां पर जल्दी से खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि यंग लेडी आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? तो इसी के साथ ही उसे बताती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, लेकिन जरा यहाँ पर काम डाउन होकर बात को सुनना। वो उसे बताती है कि शाओलिन बर्बाद हो गया। तो ये बात सुनते ही मास्टर जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि शाओलिन कैसे बर्बाद हो सकता है? हमारा शाओलिन टेंपल और हमारा शाओलिन सेक्टर जो था पिछले 1000 साल से यहाँ पर है और कोई हमारी तरफ मैली आंख करके नहीं देख पाया, इंपीरियल क्लैन के यहाँ पर होते हुए ये कैसे मुमकिन है? तो इसी के साथ मदर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात डिटेल में बताती हूँ कि वहां पर हुआ क्या है। हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के पास एक समझौते के कागज थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था कि इंपीरियल फैमिली यहाँ पर शाओलिन को बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो यहाँ पर इन सभी मसलों में नहीं पड़ना चाहती। इसी बात को यहाँ पर बेस बनाकर ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने शाओलिन के ऊपर अटैक किया और सभी लोगों को मार डाला। वहां पर अब एक भी जिंदा नहीं बचा, सिर्फ वही नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारे राइटियर सेक्टर्स को भी उसने बर्बाद कर दिया है। मास्टर जॉन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया है, इंपीरियल फैमिली के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमारी शाओलिन की फैमिली को कैसे छोड़ सकते हैं? और साथ ही मदर उसे बताती है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, मेरे पास एक और बुरी खबर है। यह खबर शांजी की तरफ से है कि शांजी में वहां पर भी एक क्लैन ने पूरी तैयारी कर रखी है। हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की अंडर कमांड वहां पर कुछ डिमोनिक फैमिलीज हैं जिन लोगों ने अपनी सोल्जर्स को तैयार किया है और वो लोग मेन लैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी हमारे सिचुआन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से फुल ऑन वॉर में जाने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर राइटियर्स और डिमोनिक कल्ट के दरमियान में फाइट होने वाली है। तो दूसरी तरफ हमारा योंग म्योंग है जो कि उस भीड़ के अंदर ट्रैप है। तो क्या वो वहां पर उस टाइम के अंदर उसके अंदर से बाहर निकल पाएगा और अपनी फैमिली को बर्बाद होने से बचा पाएगा? हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तब ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 110 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शाओलिन टेंपल पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वहां पर जितने मॉन्क्स से सभी को मार दिया गया है। ये खबर जो होती है जैसी मास्टर जॉन को पहुंचती है तो मास्टर जॉन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और इस एपिसोड की शुरुआत जो होती है हमें वहां पर से दिखाई जाती है, यानी शाओलिन टेंपल की दिखाई जाती है कि शाओलिन टेंपल एक ही दिन में यहाँ पर पूरी तरह से ढेर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने आकर जिताई सारी की सारी तबाही मचाई है। वहां पर जितने मॉन्क्स रहने वाले थे उसने सभी के सभी मॉन्क्स को मार दिया। तो यहाँ
पर शाओलिन टेम्पल जो पिछले एक मिलेनिया से यहाँ पर था, यानी पूरे 1000 साल से यहाँ पर था, उसको अब यहाँ पर तबाह बर्बाद कर दिया गया। वहाँ पर मॉन्क्स को मारने के बाद वो मॉन्क्स की डेड बॉडीज के ऊपर ही बैठा होता है, साथ ही वहाँ पर बैठा वाइन पी रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उनरियोंग काफी ज्यादा लेट आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर दूसरी तरफ से सेंट्रल प्लेन्स में भी काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर्स हो सकते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर लेट आ रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि वहाँ पर पावरफुल फाइटर्स है तो फिर मैं यहाँ की बजाय वहाँ पर चला जाता। ये सारे के सारे मॉन्क्स तो बिल्कुल बेकार निकले, इनमें से तो कोई भी यहाँ पर स्पेशल नहीं था। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग यहाँ पर इतने लेट आओगे। हाँ, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि तुम सभी लोग यहाँ पर जरूर आओगे। तो यहाँ पर शाओलिन टेम्पल के कुछ मॉन्क्स आ जाते हैं जो कि रिटायर हो चुके होते हैं और वो सेल्फ कल्टीवेशन के लिए अपने आप को वहाँ पर सेल्फ कल्टीवेशन सेल्फ कंफाइंड करके बैठे होते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि शाओलिन टेम्पल जो बर्बाद होने वाला है, तो वो सभी लोग जो होते हैं अपने शाओलिन टेम्पल को बचाने के लिए वहाँ पर आते हैं अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर। तो वो सभी लोग वहाँ पर उसके सामने अपीयर होते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज्यादा लेट आए हो? हाँ ठीक है कि तुम्हें लेट आना चाहिए, लेकिन इतना भी लेट नहीं कि तुम्हारा पूरे का पूरा शाओलिन टेम्पल खत्म हो चुका है, सभी लोग मर चुके हैं। और साथ ही वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब जहाँ पर वैसे भी तुम सभी लोग मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाता और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मुझे अच्छे से एंटरटेन करोगे, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और इसी के साथ ही सामने से एक मास्टर जो होते हैं वो अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो उसे पंच मारते हैं तो वो उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। और इसी के साथ ही हीवन ब्रिलियंस लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस कि इतनी स्पीड जो है वो काफी नहीं है। और इसी के साथ ही तुम्हारी बॉडी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा ओपन है, मैं तुम्हारा बाजू काट सकता हूँ। और वो अपनी तलवार के साथ जैसे उसके बाजू के ऊपर नीचे से अटैक करता है, तो इसी के साथ ही वो मॉन्क मास्टर जो होता है उसकी तलवार को अपने बाजू के अंदर वहां पर ट्रैप कर लेता है, उसके बाजू को वहीं पर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी तलवार को बाइंड कर लिया। वो वहां पर इनडिस्ट्रक्टेबल वाजरा बॉडी को यूज कर रहा है। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी इनडिस्ट्रक्टेबल वाजरा बॉडी के बारे में सुन रखा है, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी पावरफुल है कि तुमने मेरी तलवार को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वो बुड्ढा मॉन्क भी वहां पर उसे अपनी तारीफ के वहां पर अपनी टेक्निक के बारे में बताना शुरू कर देता है कि उसकी टेक्निक जो है वो राइटियस टेक्निक है और किस तरह से ये टेक्निक काम करती है, किस तरह से वो लोग यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक के साथ उनकी वाजरा बॉडी को नहीं तोड़ सकते। इवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी ये टेक्निक जो है ये डिमोनिक एनर्जी को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी तलवार को ब्लॉक कर लोगे तो तुम यहाँ पर जीत जाओगे, यहाँ पर तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ तलवार को ब्लॉक करने से क्या फर्क पड़ेगा। और यहीं पर दिखाते हैं कि साइड के ऊपर से एक और मॉन्क मास्टर जो होते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक पंच थ्रो करते हैं। तो उनका पंच जो होता है वो उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो साइज में बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा पंच जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो कहता है इसका मतलब यह कि ये 100 स्टेप डिवाइन फीस्ट है। मैंने इसके बारे में सुन रखा है कि शाओलिन टेम्पल के लोगों के पास एक बहुत ही पावरफुल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक टेक्निक है। आज यहाँ पर मैंने इस टेक्निक को देख भी लिया है, लेकिन फिर साथ ही वो कहता है कि अफसोस कि ये टेक्निक काफी नहीं है। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसकी टेक्निक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। और वो सभी मास्टर्स इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ के साथ हमारी इस मेन टेक्निक को ब्लॉक कर लिया। आखिर क्या है, क्या ये एक मॉन्स्टर है? और इसी के साथ ही वो उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर काफी देर से एक बात सोच रहा था कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोग जो है जितने भी राइटियस लाइंस के लोग सभी यहाँ पर एक ही बात करते हो। तुम सभी लोग अपनी टेक्निक्स के बारे में बताना शुरू कर देते हो, जबकि हमारी डिमोनिक कल्टीवेशन आर्ट्स हमारी आर्ट से ज्यादा बेहतर है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बात के ऊपर रिलाई करते हैं और वो स्ट्रेंथ होती है। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है तो हम लोग किसी भी टेक्निक को बिना नाम दिए या फिर बिना किसी टेक्निक को यूज किए यहाँ पर किसी को भी हराने के काबिल हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे मास्टर ने जहाँ पर अपनी वाजरा बॉडी को एक्टिवेट करके उसकी तलवार को पकड़ रखा होता है, मास्टर का बाजू ही कट जाता है। तो उस मास्टर के बाजू कटने के बाद बाकी के मास्टर से गालियां देते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी के साथ हीवन ब्रिलियंस लॉर्ड अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि मैं यहाँ पर फिर से वही बात कहूंगा कि तुम सभी लोग अपनी टेक्निक्स के बारे में कुछ ज्यादा लंबी हाँकते हो कि तुमने ये टेक्निक यूज की, तुमने वो टेक्निक यूज की, लेकिन असल में यहाँ पर टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक होती है और वो स्ट्रेंथ होती है कि तुम अपनी तलवार में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करते हो। और साथ ही वो अपनी तलवार को उठाकर सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है और हमारे ज़ोंगम्योंग की कॉपी की हुई टेक्निक जिसका नाम अनाइलेशन होता है उसको यूज करते हुए सामने जब एक स्लैश लगाता है तो सामने से जो मॉन्क्स होते हैं उनकी बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है और दो और मॉन्क्स वहां पर मर जाते हैं। और वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन अफसोस वो बहुत ज्यादा बेकार निकली। और बाकी के मॉन्क मास्टर्स वहां पर सोच रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिर अचानक से इस लड़के ने यहाँ पर अपनी पावर लेवल को इंक्रीज कैसे कर लिया। हम लोग यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी टेक्निक या अपनी तलवार के अंदर इतनी एनर्जी को कैसे रिलीज कर सकता है। और इसी के साथ हीवन ब्रिलियंस लॉर्ड जो होता है अपनी तलवार को उठाकर वहां पर सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ी स्लैश लगाता है। वो स्लैश इतनी बड़ी होती है कि उसके सामने दो मॉन्क मास्टर्स होते हैं और दोनों की बॉडी सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है। और साथ ही वहां पर पीछे मॉन्क्स की जो बड़ा सा टेंपल होता है वो मॉन्क्स का बड़ा सा टेंपल भी दो हिस्सों में कट जाता है। और इस तरह देखते ही देखते यहाँ पर मॉन्क्स का यानी शाओलिन टेंपल जो होता है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और सारे मॉन्क्स वहां पर मर जाते हैं। तो सभी
सभी मॉन्क्स के मरने के बाद उनरियोंग वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मास्टर यहाँ पर एक मॉन्क था जो कि बाकी के आसपास के मॉन्क्स को इकट्ठा कर रहा था आपके खिलाफ रिटालिएट करने के लिए, लेकिन मैंने उसे पकड़कर मार डाला है। तो उसे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही उसे कहता है कि बताओ कि हीनान में तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो वो कहता है कि हाँ वहां पर काम पूरा हो गया है। तो शांसी में हवा फैमिली के लोगों ने अपने सोल्जर्स की जो डिप्लॉयमेंट सेरेमनी थी उसको कंप्लीट किया और उसके बाद मेरा भाई जो है वहां पर से सोल्जर्स की एक आर्मी को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा है सेंट्रल प्लेन्स की तरफ, जहां पर उसके साथ डीमन ब्लेड और साथ में फर्स्ट डीमन है वो दोनों उसके साथ गए हैं ताकि वो लोग वहां पर जो मेन फैमिलीज है उनको रास्ते से हटा सके। एक बार से हमारा ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें अपने भाई से थोड़ा बहुत जेलस होना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर तुमसे आगे निकल जाएगा। अगर उसने वहां पर मैरिट्स को हासिल कर लिया, अगर उसने वहां पर मेन फैमिलीज को हरा दिया और जाकर काफी सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लिया तो तुम्हें नहीं लगता कि उसको मेरिट पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे। तो उनरियोंग से कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों यहाँ पर अपनी पर्सनल फीलिंग्स को दूर रख रहे हैं, हम दोनों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके राइट एंड लेफ्ट हैंड बनकर काम कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर आपके लिए पॉइंट्स हासिल कर सकें, ना कि अपने लिए यहाँ पर कुछ हासिल कर सकें। तो ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े से लालची होने में कोई दिक्कत नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर चांस भी है, अगर तुम यहाँ पर उसे हराना चाहते हो तुम अपने भाई को हरा कर उसकी जगह ले सकते हो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को, फिलहाल के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद शाओलिन टेंपल की हालत दिखाता है कि शाओलिन टेंपल को एक ही दिन में यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और ये खबर जो थी बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर फैली, जहाँ तक टैंक फैमिली में यह खबर पहुंच जाती है और शीचुआन के चप्पे चप्पे में यह खबर पहुंचती है, जहाँ तक शीचुआन की आर्मी जो है, जो इनकी हिमली राइटियस अलायंस की आर्मी है, वो भी यहाँ पर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के खिलाफ जाने से कतरा रही थी। वो सभी लोग सोच रहे थे कि शाओलिन टेंपल बर्बाद हो चुका है, अब हम लोग इसे बचाने के लिए वहां पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 110 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 111 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शाओलिन टेंपल बर्बाद हो चुका है, जिसकी खबर यहाँ पर हिमली राइटियस अलायंस तक भी फैल चुकी है और मास्टर जीगाल जो कि हिमली राइटियस अलायंस के अब यहाँ पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट है, तो उनके पास भी एक लेटर पहुंचता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि क्या कुछ हो रहा है, कि किस तरह से यहाँ पर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने शाओलिन टेंपल को बर्बाद कर दिया और इस वक्त यहाँ पर वो मेन आर्मी को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ से हवा फैमिली के लोग जो है वो योम के साथ मिलकर वहां पर अपनी आर्मी को लेकर मेन सेंट्रल प्लेन्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मास्टर जीगाल वहां पर काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत में होते हैं क्योंकि इस वक्त हमारा योंगम्योंग यहाँ पर नहीं है जो कि फैसला ले सके कि उन्हें क्या करना है। तो वो सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्या हम अपनी आर्मी को यहाँ पर से ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की तरफ भेजें या फिर अपनी आर्मी को यहाँ पर से हवा फैमिली की तरफ भेजें। और इसी के साथ वो कहते हैं कि यहाँ पर न्यूज सुनने के बाद मैंने अपने दो एल्डर्स को मास्टर ऑक्जैंग और मास्टर हाक वून दोनों को यहाँ पर से माउंट हुआ और साथ में जोंगजैंग उन दोनों की तरफ भेजा है, दोनों सेक्टर्स की तरफ भेजा है जो कि इस वक्त हवा फैमिली के रास्ते में आते हैं। सेंट्रल प्लेन्स और हवा फैमिली के दरमियान में जहां पर वही दोनों फैमिलीज आती हैं, उन दोनों को मैंने वहां पर भेजा ताकि वो उन दोनों को परस्यूट कर सके ताकि वो लोग हमारी मदद करें। हालांकि वो दोनों फैमिलीज की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि दोनों के जो फैमिली पैट्रियार्च हैं वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, इसी वजह से वो दोनों जो है एक दूसरे से गुस्से में रहते हैं कि वो दोनों यहाँ पर राइटियस म्यूरम के लाइंस के साथी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसी वजह से वो लोग हमारे ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं करेंगे। लगता नहीं है कि ये इतना आसान होने वाला है क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम उन लोगों के पास यहाँ पर फायर आर्म के एक्सपर्ट्स तो हैं। अगर उनके पास फायर आर्म के एक्सपर्ट्स हैं इसका मतलब यह है कि वो फाइटिंग में अगर हमारा साथ देते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में आने वाली हवा फैमिली की जो आर्मी है उसको बैक डाउन कर सकते हैं। और माउंट हुआ के बारे में कहा जाता है कि माउंट हुआ के पास यहाँ पर सबसे यंगेस्ट एक बहुत ही पावरफुल फायर आर्म का एक्सपर्ट है जो अभी भी यहाँ पर फायर आर्म में पहुंचा है, और अगर उसे यहाँ पर काउंट किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर काफी सारे फायर आर्म के एक्सपर्ट्स हो जाएंगे जो कि यहाँ पर दूसरी तरफ के डीमंस को हराने में काफी ज्यादा मदद देंगे। चाहे यहाँ पर डीमन आर्मी की तरफ से कितने ही पावरफुल फायर आर्म के एक्सपर्ट्स क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की तरह मॉन्स्टर्स तो नहीं होंगे जो कि अकेले यहाँ पर पूरे शाओलिन टेंपल को बर्बाद कर सकता है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों को मनाना ही होगा, हमें इन दोनों सेक्टर्स को साथ मिलाना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर उस आर्मी को रोक सकेंगे जो कि हवा फैमिली की तरफ से हमारी तरफ आगे बढ़ रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मास्टर ऑक्जैंग और मास्टर मॉक वून को यहाँ पर करना ही पड़ेगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंट हुआ का दिखाया जाता है कि माउंट हुआ सेक्टर के अंदर दिखाता है कि सेक्टर मास्टर जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने ये बात करने की। तो मास्टर ऑक्जैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ से कोऑपरेट करने की बात कर रहा हूँ कि तुम्हें जोंगनैन सेक्टर के साथ मिलकर यहाँ पर हमारा साथ देना होगा ताकि हम लोग हवा फैमिली के लोगों को रोक सकें। तो वो उसे कहते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर अपनी आर्मी यानी अपने सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट सेरेमनी को कंप्लीट किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, और जब तक वो लोग यहाँ पर किसी के ऊपर अटैक नहीं करते हम लोग उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो यहाँ पर अपनी आर्मी को क्यों तैयार कर रहे हैं और हम लोग उनके ऊपर अटैक क्यों करेंगे। तुम सिर्फ और सिर्फ असम्पशंस के ऊपर हमें उनसे
से बढ़ाना चाहते हो ताकि हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाएं। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती और ना ही मैं अपने लोगों को यहाँ पर मरने दूंगी। मास्टर ऑक्जेंग उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि पहली बात तो यह है कि यहाँ पर इस बात के लिए मनाना कि हमारा साथ दे काफी ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से यहाँ पर जोंगनैन के सेक्टर के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं मानेगी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि इसको यहाँ पर कुछ लोगों ने बुली किया था जो कि यहाँ पर उनके सेक्टर के थे और इसने वहां पर उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया था। जोंगनैन सेक्टर के एल्डर्स को बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से जोंगनैन सेक्टर का जो सेक्टर मास्टर यानी पैट्रियार्च था उसने यहाँ पर आकर इससे बदला लिया, जिसकी वजह से दोनों सेक्टर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इसी वजह से दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलजुल सकते। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों में दोनों सेक्टर्स जो है आपस में काफी बार भिड़ चुके हैं और एक दूसरे के साथ फाइट कर चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों सेक्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मास्टर ऑक्जेंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि पैट्रियार्च तुम्हें इस बारे में दोबारा एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त नामगंग फैमिली के पैट्रियार्च भी हार चुके हैं और हमारे जो स्वर्ड एम्परर थे वो भी हार चुके हैं और इसके साथ साथ अब शाओलिन टेंपल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही च्योंगम्योंग साइड के ऊपर से निकल कर आता है और उनसे कहता है कि क्या मैं यहाँ पर कुछ कह सकता हूँ। तो वो कहती है कि च्योंगम्योंग तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो च्योंगम्योंग कहता है कि चाहे वो लोग यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं यहाँ पर फायर राम में पहुंच चुका हूँ, मैं अकेले यहाँ पर उन सभी लोगों को हरा सकता हूँ। शायद उन्हें पता नहीं है कि माउंट हुआ सेक्टर वालों के पास भी यहाँ पर फायर राम का एक्सपर्ट्स हैं। तो उसकी बात सुनने के बाद मास्टर ऑक्जेंग सोच रहे होते हैं कि ये बिल्कुल हमारे यंग मास्टर की तरह है, यंग मास्टर टैंक की तरह, लेकिन इसकी कोई भी है जो स्पेशलिटी है बिल्कुल उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि दोनों की उम्रें जो है वो तकरीबन सेम ही होगी जब ये लोग फायर राम में पहुंचे हैं, लेकिन हमारा जो योंगम्योंग है वो इससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा और ये गैर जिम्मेदारी की बात कर रहा है। इसकी आंखों से दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर वो जज्बा, वो जोश और वो पावर नहीं है जो कि हमारे सेक्टर अलायंस लीडर के पास है। तो पैट्रियार्च कहते हैं कि इस लड़के की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये ब्लैक डेथ अलायंस लीडर का मुकाबला कर सकता है या फिर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड का मुकाबला कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर जो उनसे फाइट कर पाएगा क्योंकि वो मॉन्स्टर्स ज्यादा पावरफुल हैं। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि मास्टर ऑक्जेंग अगर तुम चाहते हो तो कि मैं यहाँ पर जोंगनैन सेक्टर के लोगों के साथ मिलकर काम करूँ तो उन्हें यहाँ पर मेरे सामने आकर घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। तो ये बात सुनते ही हमारे जो मास्टर होते हैं वो से कहते हैं तो फिर मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि अब तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर जोंगनैन सेक्टर के लोगों के पास जा रहा हूँ क्योंकि तुमने जो शर्त रखी है वो इस शर्त को कभी नहीं मानेंगे और इसी वजह से मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, क्या पता वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो जाएं। तो पैट्रियार्च चलाकर उसे कहती है ऑक्जेंग कमीने कहीं के लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने का वक्त आ गया है, क्या तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर उन लोगों के पास जाकर भीख मांगोगे कि वो लोग यहाँ पर तुम्हारा साथ दे, तुम्हें लगता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर हैं। तो मास्टर ऑक्जेंग उसे कहता है कि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहीं का यानी माउंट हुआ सेक्टर का एक हिस्सा हूँ, यहीं का एक मेंबर हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर अपनी हिमलय अलायंस की तरफ से एक मैसेंजर बनाकर भेजा गया हूँ ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर बता सकूं कि हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम यहाँ पर मुझे अपने सेक्टर का मेंबर समझकर ये सोच रही हो कि मैं दूसरे सेक्टर में जाकर जोंगनैन सेक्टर के लोगों के सामने बात नहीं करूंगा तो तुम गलत समझ रही हो। और इसी के साथ ही वहाँ पर पूरी बिल्डिंग हिलना शुरू हो जाती है। वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तो पैट्रियार्च कहती है कि बाहर क्या हुआ है, ये एनर्जी सर्ज, ये डिमोनिक एनर्जी, और वो दोनों वहां से भागते हुए बाहर आते हैं। तो जैसे वो लोग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वहां पर उनके काफी सारे गार्ड्स मर चुके होते हैं और वहां पर फर्स्ट ब्लेड और डीमन ब्लेड को दिखाता है कि उन लोगों ने वहां पर उसके गार्ड्स को मार दिया था और कहते हैं कि हमें तो लगा था कि राइटियस अलायंस के जो गार्ड्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन ये सभी लोग तो कुछ ज्यादा कमजोर है, ये तो कचरे की तरह है, इनको मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम सभी लोगों की बारी है। तो हमारी पैट्रियार्च पूछते हैं कि तुम कमीने लोग कौन हो और जहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी में आकर ये सब कुछ करने की। तो पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गए, हम लोग हवा फैमिली के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, हम लोग यहाँ पर अपनी हवा फैमिली की मैडम के ऑर्डर्स के ऊपर आए हैं और हमारा ऑर्डर ये है कि तुम्हारी पूरी की पूरी माउंट हुआ सेक्टर को बर्बाद करना है, हम तुम सभी लोगों को मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहीं पर हमारे एपिसोड 111 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 1122 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माउंट हुआ सेक्टर में वहां पर मास्टर ऑक्जेंग जाते हैं, तो दूसरी तरफ मास्टर जैक मून जाते हैं जो कि जोंगनैन सेक्टर में होते हैं। तो वहां पर जाकर वो अपने पैट्रियार्च को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर उनका साथ देना चाहिए, हिमलय अलायंस को इस वक्त आप लोगों की जरूरत है। तो जो मास्टर होते हैं जोंगनैन के वो काफी समझदार इंसान होते हैं, तो वो उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, क्योंकि इस वक्त जो वक्त है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और हम लोग यहाँ पर आपसी झगड़े को
बुलाकर माउंट हुआ के सेक्टर के साथ मिलकर जहां पर तरफ से डिमोनिक सेक्टर के जो आर्मी है उसको रोकने में तुम्हारा साथ देंगे। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ओकजैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर मदद करने को तैयार है? तो वो कहते हैं हाँ, हम लोग मदद करने को तैयार हैं। क्या अभी तुम्हें यहाँ पर से माउंट हुआ की तरफ भी जाना है? तो वो कहते हैं नहीं, मुझे माउंट हुआ की तरफ नहीं जाना, क्योंकि माउंट हुआ में यहाँ पर मास्टर ओकजैंग को भेजा गया है। दोनों को यहाँ पर सेम टाइम के ऊपर ही भेजा गया था। मुझे यहाँ पर इस सेक्टर में भेजा गया था और उसे वहां पर अपने सेक्टर में अपनी पैट्रियार्च को मनाने के लिए भेजा गया था। और जब वो दोनों वहां पर बात कर रहे थे, इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है, जैसे कि वहां पर माउंट हुआ में आवाज आई थी, और इसी के साथ उनके डिसाइपल्स बाहर मर रहे होते हैं। तो वहां पर जूनियर डिसाइपल्स होते हैं गिरे पड़े होते हैं और कुछ की लाशें पड़ी होती हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो गया। यहाँ पर उनके हमारी देखते ही देखते हमारे डिसाइपल्स जो थे, हमारे गार्ड जो थे, हमारे साथी जो थे, वो यहाँ पर मर रहे हैं। और एक लड़का वहां पर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि अंकल बहुत ज्यादा अच्छे थे और अंकल भी यहाँ पर मर चुके हैं। के वक्त जिस डिसाइपल के साथ मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था वो भी मर चुका और क्या अब यहाँ पर मैं भी मरने वाला हूँ। तो उनके सामने यहाँ पर जियोन रियोंग होता है। जियोन रियोंग और उन रियोंग जो कि यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। तो यहाँ पर जियोन रियोंग जो होता है उसके सामने आकर खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम सभी लोगों को यहाँ पर डर महसूस हो रहा है। जब राइट के लोगों को डर महसूस होता है तब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं करोगे? वैसे तो मुझे फाइटिंग बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर ऐसे ही मार डालता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है, जूनियर डिसाइपल को वहां पर मारने लगता है। जैसे ही वो जूनियर डिसाइपल को वहां पर मारने लगता है, इसी के साथ ही जोंगनांग सेक्टर के पैट्रियार्च उसके सामने आ जाते हैं और उसकी तलवार को वहां पर, उसके हाथ को वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं अपनी तलवार के साथ। ये देखते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जियोन रियोंग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर जोंगनांग सेक्टर के सेक्टर लीडर खुद आए हैं। इसी तरफ से मास्टर ओकमून जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे कहते हैं कि इसकी हिम्मत हुई जिसने यहाँ पर हमारे सेक्टर में आकर हमारे सेक्टर के डिसाइपल्स की जान ली है। तो जियोन रियोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम स्वर्ड सेंट हो, तुमने तो राइटियस लाइंस को ज्वाइन कर लिया था ना, फिर तुम यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रहे हो? लगता है कि तुम अपने सेक्टर की मदद करने के लिए आए हो। और अगर तुम यहाँ पर, तो इसका मतलब यह है कि राइटियस लाइंस के लोगों को इस बारे में पता चल चुका है कि हम लोग अपनी आर्मी को लेकर सेंट्रल प्लेन्स में घुसने वाले हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, तुम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हो और तुम्हें यहाँ पर इसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। पूरे सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड का ही राज होने वाला है। तो जियोन रियोंग के साथ यहाँ पर हवा फैमिली का यंग मास्टर भी आया होता है। तो यंग मास्टर को मेरिट चाहिए होते हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर और भी तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लगता है कि ह्यूमनली राइटियस लाइंस के लोगों को इस बारे में पता चल गया है। तो जियोन रियोंग उसे कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आपके साथ। और दूसरी तरफ हम लोगों ने यहाँ पर डीमन ब्लेड और फर्स्ट डीमन को भेजा है ताकि दोनों कामों को यहाँ पर तेजी के साथ खत्म किया जा सके और आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम लोग शांति में जितनी भी बैटल्स करेंगे और जितने भी सिटीज के ऊपर कब्जा करेंगे और सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे और सारे का सारा मेरिट आप ही को मिलने वाला है और उसके बाद इन सभी इलाकों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका राज होने वाला है। तो हवा फैमिली का यंग मास्टर से कहता है कि तुझे तो और भी अच्छी बात है कि अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ कह रहे हो, तो अगर जहाँ पर तुम ये कह रहे हो तो मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। जबकि दूसरी तरफ से जोंगनांग सेक्टर के मास्टर और स्वर्ड सेंट जो होते हैं वो दोनों अपनी तलवार लेकर फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। जबकि जियोन रियोंग उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मारने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इस लायक हूँ कि तुम सभी को यहाँ पर मार सकूं। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं और कहता है कि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा सिनिस्टर कैसे हो सकती है। तो सेक्टर लीडर जो होते हैं आप उसकी एनर्जी को रिलीज होता महसूस करते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि यहाँ पर उनका सेक्टर तबाह बर्बाद होने वाला है, क्योंकि ये लड़का जो है उनके लेवल से बहुत ज्यादा हायर है। इसी के साथ ही वो हाकमून से कहता है कि सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लो, जल्दी से यहाँ पर से चले जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम माउंट हुआ सेक्टर में चले जाओ और जाकर उन लोगों की मदद करो। तो वो ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन आपकी मदद यहाँ पर कौन करेगा? तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसको रोक कर रखूंगा, जब तक तुम यहाँ पर जूनियर डिसाइपल्स को लेकर नहीं चले जाते तब तक मैं इसे यहाँ पर रोक कर रखूंगा। चाहता हूँ कि हमारे जूनियर डिसाइपल्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बंदा एक्सट्रीम डीमन रामपारा यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इससे फाइट कर सकता हूँ। अगर ये यहाँ पर अकेला आया तो इसका मतलब यह है कि इनके पास जो बाकी के एक्सट्रीम डीमन राम के एक्सपर्ट्स हैं वो सारे के सारे माउंट हुआ सेक्टर में गए होंगे। तुम अपने जूनियर डिसाइपल्स को वहां पर लेकर जाओ, जाकर माउंट हुआ सेक्टर के लोगों की मदद करो। तो मास्टर जोंगनांग वहां पर बहुत अच्छा फैसला करते हैं और कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर माउंट हुआ के ऊपर भी अटैक हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर से माउंट हुआ में जाओ, जाकर उनको रीइंफोर्स करो और वहां पर से फोर्सेस को लेकर यहाँ पर भी आना ताकि तुम हमारी मदद भी कर सको। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि जियोन रियोंग जो होता है उनके ऊपर अटैक कर देता है और सेक्टर लीडर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जाकर उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करते हैं। वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और मास्टर कहते हैं कि मैंने कहा ना जल्दी से यहाँ पर से जाओ, मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर हाकमून जो होते हैं वहां पर उसकी बात सुनने के बाद डिसाइपल से कहते हैं सभी जूनियर डिसाइपल्स मेरे साथ आ जाओ, हमें माउंट हुआ सेक्टर में जाना है और सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि जियोन रियोंग उसे कहता है कि सेक्टर लीडर ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में जीत नहीं पाओगे। जब तुमने मेरी पहले अटैक को ब्लॉक किया था उसी वक्त तुम्हें समझ आ गई थी कि मेरी इंटरनल एनर्जी तुम्हारी इंटरनल एनर्जी से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम अपना सैक्रिफाइस देकर उन सभी लोगों को भगाना चाहते हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो सभी लोग यहाँ पर से निकल पाएंगे? मास्टर सेक्टर लीडर भी वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी मुझसे बहुत
ज्यादा और मैं यहाँ पर इससे फाइट करके जीत नहीं पाऊंगा। आज पहली बार मुझे यहाँ पर फाइटिंग में इस बात का बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि मैं यहाँ पर इस फाइट को जीतने वाला हूँ, जहाँ पर मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अपने जूनियर डिसाइपल्स के लिए अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। एक सेक्टर लीडर का यही तो मकसद होता है कि अपने जूनियर डिसाइपल्स को बचाए। जबकि जियोमरियन वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब बस यहाँ पर मुझे एंटरटेन करो, मुझे यहाँ पर देखना है कि तुम मुझे किस तरह से एंटरटेन करते हो। इसी तरफ दिखाता है कि उसके जो साथी होते हैं जियोमरियन के, वो उनके पीछे लग जाते हैं। मास्टर हाकमून जो होते हैं अपने डिसाइपल्स को लेकर भागते हुए जा रहे होते हैं और वो सभी लोग उनका पीछा करते हैं ताकि उनको पकड़कर उनको मार सके और उन्हें माउंट हुआ सेक्टर में पहुंचने से रोक सके। तो मास्टर हाकमून वहीं पर रुक जाते हैं और अपने डिसाइपल से कहते हैं कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देगा, सभी लोग सामने की तरफ भागते जाना जब तक तुम माउंट हुआ सेक्टर में पहुंच ना जाओ, तब तक मैं यहाँ पर इनको रोकूंगा। और इसी के साथ ही वो खुद वहां पर रुक जाता है और साथ उन्हें पीछे से वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है। तो मास्टर हाकमून कहते हैं कि लगता है कि हमारे सेक्टर लीडर जिस बंदे से फाइट कर रहे हैं वो कोई आम बंदा नहीं है, कोई बहुत ही पावरफुल इंसान है। और इसी के साथ ही यहाँ पर बताया जाता है कि शांजी में पूरी तरह से तबाही मची हुई है। शाओलिन टेंपल के बर्बाद होने के बाद अब यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर और साथ में जोंगनन सेक्टर दोनों के ऊपर भी अटैक हो चुका है। जबकि ज़ीजियांग सेक्टर टाइशम माउंटेन में वहां दिखाते हैं कि हमारा जो जिंगू स्नेक होता है बड़ी तेजी के साथ वापस की तरफ जा रहा है ताकि हीवनली राइटियर्स अलायंस में पहुंच सके और जाकर उसकी मदद से बात कर सके। योंगम्योंग क्योंकि सेक्टर लीडर के उस स्पेशल अटैक की वजह से ट्रैप हो चुका था एक बड़े से स्फीयर के अंदर, जिस स्फीयर को हमारे जिंगू स्नेक ने अपनी बॉडी के अंदर निगल लिया था। तो वो कहता है कि मैं जहां पर उसको अपने बॉडी के अंदर निगल कर आगे तो बढ़ रहा हूं, लेकिन योंगम्योंग तुम कब जागने वाले हो? अगर तुम जल्दी से नहीं जागोगे तो पता नहीं तुम कब वहां पर उस बड़े से गोले के अंदर से बाहर निकल पाओगे। और वहीं पर उस गोले के अंदर का सीन दिखाते हैं कि हमारा योंगम्योंग जो होता है उस गोले के अंदर होता है, वहां पर उसकी आंखें खुलती हैं। तो वो कहता है कि ये कौन सी जगह है? मैं तो टैंग मूनचान से फाइट कर रहा था, लेकिन ये कौन सी जगह है जहां पर तो कोई टैंग मूनचान है ही नहीं। साथ ही वो कहता है कि हाँ मुझे याद आया कि लास्ट रैंड के ऊपर वहां पर डीमन सेक्टर लीडर ने अपनी एक स्पेशल अटैक को यूज किया था, लेकिन वो स्पेशल अटैक क्या था? वो स्पेशल अटैक कहां पर चला गया? क्या मैंने उसे डिस्पेल कर दिया? फिर साथ ही वो कहता है कितना टाइम गुजर गया और ये कौन सी जगह है? वो अपने आसपास देखता है। जैसे वो अपने आसपास देखता है तो समझ आती है कि ये जगह वो पहले भी देख चुका है, क्योंकि ये जगह वो जगह होती है जहां पर वो अपने मास्टर के पास बैठकर ट्रेनिंग लिया करता था। इसी के साथ साइड के ऊपर उसके मास्टर की आवाज आना स्टार्ट आती है। तो उसके मास्टर वहां पर उसको सिखा रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर तलवारबाजी के बारे में सभी लोग समझते हैं कि तलवारबाजी को चूज के सिर्फ और सिर्फ 6 ही रास्ते होते हैं, लेकिन असल में तलवारबाजी जो होती है वो स्ट्रेंथ से भी यूज की जा सकती है, यानी तलवारबाजी में स्ट्रेंथ भी यूज की जा सकती है। सभी लोगों को लगता है कि यहाँ पर सॉफ्टनेस और तलवारबाजी की धार जो होती है वो तेज हो, यानी कि शार्पनेस, ये सारी की सारी चीजें जो होती है तलवारबाजी में यूज होती हैं। लेकिन एक और ऐसी चीज होती है, एक और ऐसा ट्रेट होता है तलवारबाजी में जो हमें बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है और वो स्ट्रेंथ होती है। तुम्हारे मास्टर ने सारी जिंदगी यहाँ पर स्ट्रेंथ को ही मास्टर किया है। योंगम्योंग कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर किसी हेलुसिनेशन में हूँ या फिर किसी पुरानी याद में फंस चुका हूँ जहाँ पर मेरे मास्टर यहाँ पर बैठकर मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अपने मास्टर को देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो जब हमारा योंगम्योंग ये सोच रहा था कि ये पास्ट की मेमोरी, इसी के साथ उसके मास्टरों से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही रूड है कि तुम यहाँ पर किसी दूसरे की ट्रेनिंग को चोरी छुपे सुन रहे हो या फिर उसको देख रहे हो? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर आए कैसे? ये मेरे और मेरे डिसाइपल की ट्रेनिंग करने की जगह है, तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा। तुम्हारा योंगम्योंग इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये एक मेमोरी नहीं है या फिर ये एक हेलुसिनेशन नहीं है? क्या ये वाकई में रियल है? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 112 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा योंगम्योंग कैसे इस मेमोरी के अंदर से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि बाहर की सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो योंगम्योंग जल्दी से बाहर नहीं गया तो पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ज्यादा तबाही मचने वाली है।